नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मेगा क्लास में। और आज अपन पीछे जो समास पढ़ रहे थे उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, अर्थात समास को आगे से पढ़ेंगे। पीछे अपनों ने समास में देखा था, अपनों ने 2 भेद पढ़ लिए थे, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। 2 भेदों को बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब अपन जो बचे हुए भेद है द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, उनका अध्ययन करेंगे। परंतु उससे पहले मैं आगे की न्यूज और दे देती हूँ। अगले संडे को अपन शब्द शुद्धि पढ़ने वाले हैं, तो वो टॉपिक अपन एज ए टेस्ट जैसे लेते हैं। पहले मैं शब्द लिखूंगी, आप स्वयं उनमें से चयन करेंगे कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। तो इस प्रकार से अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आगे संडे की क्लास में आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और टाइम से संबंधित यदि कोई चेंजेस होगा, कोई परिवर्तन होगा, तो आपको सुबह 8 बजे की क्लास में उससे संबंधित सूचना दे दी जाएगी। तो अब चलते हैं अपन आज की क्लास की तरफ। समास और समास टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके सामने रखती हूँ एक प्रश्न, क्योंकि पीछे से पढ़कर आए हैं। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि आप समास पढ़िए, तो पीछे जो भी अपनों ने पढ़ा है उससे संबंधित आपके सामने एक प्रश्न है। देखते हैं आपने कितना समझा है, कितना अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर हुआ है। तो पहले समास से संबंधित एक प्रश्न। हाँ, तो प्रश्न आपके सामने है कि प्रश्न आपके सामने ये है, निम्न में से गलत बताइए। ठीक है, और इसमें आपके पास विकल्प कुछ इस प्रकार से है। साथ साथ मैं ये सूचना भी दे देती हूँ आपको कि जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज है कि कल से अपन साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों से संबंधित क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं, और 11 बजे आज उसका टाइम टेबल लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आप 11 बजे की क्लास में भी आइएगा। टाइम टेबल लॉन्च होगा, 5 से 10 मिनट की क्लास होगी, तो उसमें आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। हो सकता है इनमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, साथ साथ साइकोलॉजी व शिक्षण विधियों की क्लास भी उसमें ऐड होने वाली है। तो यहाँ पर आपके सामने विकल्प है। विकल्प ये है कि पहला ये है लोकसभा। इसका विग्रह किस प्रकार से हो सकता है? किसी चीज में भी गलती हो सकती है, आपको गलत छांटना है। ठीक है, लोकसभा, सॉरी, ये लोकसभा जो शब्द है, लोक की सभा और तत्पुरुष समास। ठीक, दूसरा आपके सामने विकल्प है पराश्रित, और इसका विग्रह पर आश्रित, पर आश्रित, और इसका अधिकरण तत्पुरुष। तीसरा विकल्प आपके सामने कुछ ये है, कालातीत, काल में अतीत, और इसका भी विकल्प अधिकरण ही रहेगा। हम जानते हैं कि कारकों की कौन कौन सी विभक्ति होती हैं, और उसके बाद अगला विकल्प है आपके सामने सभा पंडित। तो सभा में पंडित, और यहां पर भी आपका विकल्प कौन सा रहेगा? अधिकरण तत्पुरुष। हाँ, चयन कीजिए, इसमें ध्यान से पढ़ लिए। 5 सेकंड आपके पास है, 5 सेकंड में आप अच्छे से इनको पढ़िए। लोकसभा, लोक की सभा, तत्पुरुष समास। यहां पर मैं संबंध भी लिख सकती हूं, संबंध तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है पराश्रित,
यानी पर आश्रित, अधिकरण तत्पुरुष। कालातीत, काल में अतीत, अधिकरण तत्पुरुष। सभा पंडित, सभा में पंडित, अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा विकल्प सही माना जाएगा? हाँ, विभक्ति की यदि बात करें तो की विभक्ति का के की संबंध की है, इसमें तो कोई गलती है नहीं। में और पर अधिकरण की होती है, तो में है ये भी अधिकरण, में है ये अधिकरण, यहां तो कोई समस्या है नहीं। शब्दों में देख लें तो लोकसभा लोकसभा होती है, पराश्रित शब्द भी होता है, कालातीत भी होता है, सभा पंडित भी होता है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो अपने को देखना किसको है? बीच वाले को देखना है, शायद इसमें कोई समस्या हो सकती है। तो लोकसभा, लोक की सभा यानी लोगों की सभा को ही अपन क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। तो ये संबंध हो जाएगा, यहां पर कोई समस्या नहीं है, यानी ये हमारा विकल्प नहीं है, क्योंकि ये तो सही है। दूसरी बात, पराश्रित, पराश्रित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दूसरों पर आश्रित होना। तो दूसरों पर आश्रित होना, तो पर का शाब्दिक अर्थ भी अन्य होता है, पर का शाब्दिक अर्थ तो पर यानी अन्य, पर आश्रित यानी अन्य पर आश्रित ही पराश्रित होता है। तो पर अधिकरण की विभक्ति होती है, तो ये भी सही है, यानी ये भी हमारा विकल्प नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कालातीत। तो यहां पर उस नियम को याद कीजिए जो मैंने तत्पुरुष समास से संबंधित करवाए थे। मैंने आपको बताया था प्राप्त, आपन, अतीत, अत्यस्त, इनमें कौन सा समास माना जाता है? इनमें को विभक्ति का लोप मानते हुए, को विभक्ति का लोप मानते हुए, और कौन सा समास किया जाता है? कर्म तत्पुरुष किया जाता है। ये लीजिए, ये हमारा विकल्प आ गया, यानी गलत क्या है? कालातीत है, स विकल्प गलत है। कालातीत में काल को अतीत होगा और कर्म तत्पुरुष से माना जाएगा। उधर देखिए सभा पंडित, तो सभा में जो पंडित होता है, जो ज्ञानी होता है, उसे सभा पंडित कहते हैं। तो सभा में पंडित, अधिकरण तत्पुरुष, यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है। तो यहाँ पर अपना विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है ये, चारों के चारों ही। बढ़ते हैं, और आज की क्लास में मैं बीच बीच में आपसे ये प्रश्न ही पूछने वाली हूँ, तो अलर्ट रहिएगा। ऐसे नहीं कि बीच में क्लास छोड़ जाओ या बीच में सो जाओ, कहीं भी सोने की जरूरत नहीं है। आज क्लास भी जल्दी हो रही है, तो आपको अलर्ट रहते हुए और सभी प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। बीच बीच में प्रश्न पूछकर और मैं चेक करती रहूंगी कि कौन कौन बना हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद अपन देखते हैं आगे, अपना समास शुरू करते हैं, अपनी मेन क्लास शुरू करते हैं। और अपनी मेन क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? देखिए, समास के 4 भेद होते हैं, हम जानते हैं कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। यहाँ पर अपन अव्ययी भाव और तत्पुरुष पीछे की 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब अपन आज तीसरा भेद शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा? द्वंद्व तत्पुरुष समास। द्वंद्व तत्पुरुष समास। अब द्वंद्व तत्पुरुष समास कहाँ होता है? देखिए, एक बहुत ही बलशाली व्यक्ति है और एक कमजोर है। ठीक है, अब यहां पर आप उन दोनों में यूं कह सकते हो कि भाई दोनों कुश्ती लड़ो, कह सकते हो क्या? एक बहुत शक्तिशाली और एक बहुत कमजोर है, उनको कह सकते हो क्या? यदि कह भी दोगे ना, तो कमजोर तो कहेगा ही कहेगा, मरवाएगा क्या? जो शक्तिशाली है ना, वो भी कह देगा क्या बात कर रहा है। तो इस प्रकार से जब द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संघर्ष होता है, संघर्ष होता है। तो संघर्ष अपन सामान्यतः किसके साथ करते हैं, या शोभा किसके साथ देता है? बराबर वाले के साथ। सामान्यतः अगर आप किसी कमजोर के साथ या अपने से नीचे के साथ यदि या अपने से छोटे के साथ संघर्ष करते हो ना, तो सामान्यतः माता पिता ही, अगर आप छोटे भाई बहन के साथ लड़ाई करो तो माता पिता ही कह देंगे तो ये इसके बराबर हो गया। यानी इस प्रकार से संघर्ष के लिए दोनों बराबर होने जरूरी हैं। अब यहाँ पर आप अपने पास्ट को याद करने लगे हैं, तो अब एक बार उसको छोड़िए, अपने आ जाइए। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बात कही गई थी
कैसे? देखिए, द्वंद्व का मतलब होता है संघर्ष, और संघर्ष किसके मध्य हो सकता है? बराबर वालों के मध्य हो सकता है। अर्थात इस समास में जो समासिक पद आएंगे वो दोनों बराबर होंगे, अर्थात दोनों ही पद जहां पर प्रधान होंगे वहां पर कौन सा समास माना जाएगा? द्वंद्व समास माना जाएगा। दोनों पदों की प्रधानता होगी, वहां पर कौन सा समास? द्वंद्व समास माना जाएगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द है माता पिता। माता पिता, अब माता और पिता में से कौन बड़ा और कौन छोटा? आप ये सोचेंगे ही नहीं कि कोई भी छोटा है। माता पिता दोनों का स्थान हमारे हृदय में महत्वपूर्ण होता है, हम दोनों का बराबर सम्मान करते हैं। तो किसी का बड़ा या छोटा तो अपन कर ही नहीं सकते, वो दोनों बराबर है। तो इस प्रकार के शब्द यदि कहीं पर आ जाए तो वहां पर कौन सा समास माना जाएगा? द्वंद्व समास। उसी प्रकार से मान लीजिए एक भाई बहन शब्द है, तो भाई और बहन दोनों की महत्ता भी बराबर है, अपनी अपनी जगह दोनों अच्छे हैं, और माता पिता के लिए जिस प्रकार से उनका बेटा है वैसे ही उनकी बेटी भी है। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों पदों की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास माना जाएगा? द्वंद्व समास माना जाएगा। तो इस प्रकार के शब्द आ जाए जहां पर दोनों बराबर का महत्व रखते हो, वहां पर कौन सा समास माना जाएगा? द्वंद्व समास माना जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूं कि द्वंद्व समास छोटा सा या संकीर्ण नहीं है जो आज तक आप पढ़ते हुए आए हैं। इसके भी आगे जाकर कुछ भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के मुख्यतः भेदों की यदि अपन बात करें तो 3 भेद स्वीकार किए जाते हैं। इसके 3 भेद स्वीकृत हैं। कौन कौन से? पहले भेद की यदि अपन बात करें तो पहला होता है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरे की यदि बात करें, दूसरे भेद की यदि बात करें तो वो होता है समाहार द्वंद्व समास। यानी द्वंद्व समास में आने वाले पदों के आधार पर इसके 3 भेद किए जा सकते हैं। एक इतरेतर द्वंद्व हो गया, दूसरा समाहार द्वंद्व समास हो गया, और उसके बाद तीसरे समास की यदि बात करें, तीसरे भेद की यदि बात करें तो तीसरा भेद होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास। ये 3 भेद समास के या द्वंद्व समास के माने जाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। अपन क्या पढ़ रहे हैं? द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं, और द्वंद्व समास में दोनों पद बराबर होते हैं, और इसके साथ साथ ये इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। अब अपन इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा भेद है? इतरेतर द्वंद्व समास। अब इतरेतर द्वंद्व जो समास है उसको शुरू करने से पहले फिर से एक शब्द या एक प्रश्न आप जवाब देंगे, मैं इतरेतर पढ़ा के उसका जवाब दूंगी। इतने तक आप ही कमेंट करके जवाब देंगे। प्रश्न आपके सामने है, गुरु भाई सामासिक पद का विग्रह कीजिए। इस प्रकार से आज की क्लास में आपको बराबर प्रश्न मिलते रहेंगे, और यहां पर इस प्रश्न के मैं विकल्प भी नहीं दूंगी। ठीक है, तो गुरु भाई का देखते हैं आप किस प्रकार से इसका अर्थ लेकर जाते हैं। तो गुरु भाई सामासिक पद का विग्रह करना है आपको। आप विग्रह कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक अपन इतरेतर देख लेते हैं। तो उसके बाद अपन देखते हैं अगला समास या सामासिक पद। कौन सा? सामासिक भेद, सॉरी, इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है? ये इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है, कहां माना जाता है? सबसे पहले तो अपन शब्द संरचना के बारे में बात करेंगे। इतरेतर जो शब्द है वो इतर जोड़ इतर से मिलकर बना है। ठीक है, इतर जोड़ इतर से मिलकर बना है। अब इतर और इतर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इतर का अर्थ भी होता है अलग और इतर का अर्थ भी होता है अलग, यानी दोनों का अर्थ क्या होता है? अलग अलग।
अब समास में कम से कम 2 पद आने तो आवश्यक है, क्योंकि कम से कम 2 पदों का मेल ही समास कहलाता है। तो जो दोनों पद आएंगे या जो दोनों शब्द जो मेल हो रहा है वो अलग अलग रहेंगे, और अलग अलग रहते ही दोनों की प्रधानता व्यक्त होगी, और अलग अलग रहते ही दोनों प्रधान होंगे, इसलिए वहां पर इतरेतर द्वंद्व समास माना जाता है। तो यहां पर मैं बता देती हूं कि इतरेतर द्वंद्व समास कहां माना जाएगा, जब दोनों पद अलग अलग रहते हुए अलग अलग अपनी प्रधानता प्रकट करें, तो वहां पर कौन सा समास माना जाएगा, द्वंद्व समास माना जाएगा। सामान्यतः एक बच्चे का कमेंट ये भी था कि परिभाषा बोर्ड पे लिखा करो, पूरी परिभाषा। तो देखिए, वैसे तो मैं शाब्दिक अर्थ करके बताती हूं और साथ साथ मैं परिभाषित भी करती हूं, मैं बोलती हूं। तो आप ऐसे कर लीजिए कि थोड़ा सा वीडियो को रोक कर, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को रोक कर उस परिभाषा को लिख लीजिए। ऐसा तो होता ही नहीं है, मैं तो सामान्यतः अर्थ बताने के बाद परिभाषा भी अच्छे से पूरी की पूरी बताती हूँ, आज भी बता रही हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को रोक कर उस परिभाषा को लिख सकते हैं जो मैंने बोली है। तो जहां पर दोनों पद अलग अलग रहते हुए अलग अलग अपनी प्रधानता प्रकट करे, वहां पर कौन सा समास माना जाएगा, इतरेतर द्वंद्व समास माना जाएगा। ये लो जी, इसकी परिभाषा होगी। अब कैसे, देखते हैं इसके उदाहरण। मान लीजिए अभी अपनों ने देखा था, आपके समक्ष एक शब्द है माता पिता। अब माता पिता जो शब्द है उनको अपन जोड़ नहीं सकते, ये अलग अलग रहेंगे, और माता और पिता को एक भी नहीं किया जा सकता, ये अलग अलग रहेंगे। और अलग अलग शब्दों की यदि बात करें तो शब्द भी अलग अलग रहेंगे, इनको एक नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से राधा और श्याम है, उनको तो राधे श्याम कर सकते हैं। तो ये तो शब्द ही ऐसे हैं कि इनको शब्दों को भी अलग नहीं किया जा सकता। और यदि वैसे देखें अपन, इस समास के अनुसार यदि अपन देखें तो माता और पिता दोनों का अलग अलग स्थान है, वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए यहां पर कौन सा समास माना जाएगा, इतरेतर द्वंद्व समास माना जाएगा। अब इस प्रकार के पदों का विग्रह कैसे करते हैं, इस पदों का विग्रह करते समय हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों पदों के बीच और शब्द जोड़ देना है, बस इतना सा काम करना है। तो माता पिता है, इस योजक चिन्ह को अपने को हटाना है और अपने को क्या जोड़ना है, माता और पिता, माता और पिता, ये इसका विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि दादी दादा या दादा दादी भी हो सकता है। तो दादी दादा, ये जो शब्द है वो कौन सा माना जाता है। अब दादी दादा, दादी और दादा दोनों अलग अलग महत्वपूर्ण होते हैं, अलग अलग प्रधान शब्द हैं, तो इसलिए इसमें भी अपन क्या करेंगे, और लगा देंगे। तो दादी और दादा, ये इस प्रकार से इनका विग्रह हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं इसके कुछ और उदाहरण और कुछ और रुचिकर चीजें। तो यहां पर इतरेतर द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं, और इतरेतर द्वंद्व समास में दोनों के दोनों पद अलग अलग रहते हुए प्रधान माने जाएंगे। ठीक है, आगे उदाहरण देखें तो एक शब्द आता है पति पत्नी। पति पत्नी, तो ये भी पति और पत्नी अलग अलग रहते हुए अपनी प्रधानता प्रकट करते हैं। तो इसमें भी अपन योजक चिन्ह हटाकर क्या लिख देंगे, पति और पत्नी। ठीक है, पति और पत्नी। उसके बाद यदि अपन और देखें तो अभी अपनों ने भाई बहन भी देखा था, तो वो शब्द भी इसी में आएंगे, भाई बहन। तो इसमें भी अपन और लगा देंगे, भाई और बहन, भाई और बहन। ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसे शब्द थे जो शब्द भी अलग अलग रहते हैं। सामान्यतः वैसे तो अलग अलग प्रधान होंगे ही, परंतु शब्द भी अलग रहते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रधानता अलग अलग अपनी अपनी प्रकट करते हैं, परंतु उनको लिखा एक साथ जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है सीताराम, सीताराम। तो सीता और राम अपनी अलग अलग प्रधानता प्रकट करेंगे, परंतु इनको शब्दों को लिख दिया गया है। तो इसका भी विग्रह कैसे होगा, सीता और राम,
इस प्रकार से इनका विग्रह होगा। और उसी प्रकार से अन्य शब्द यदि अपन देखें तो अन्य शब्द है आपके सामने राधे श्याम। ये भी शब्द को जोड़ दिया गया है, तो इसमें भी अपन किस प्रकार से लिखेंगे, राधा और श्याम, इस प्रकार से इसका विग्रह हो जाएगा। राधा और श्याम नाम से इसका विग्रह कर दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन कुछ और इनसे संबंधित उदाहरण देखते हैं। तो पति पत्नी, भाई बहन, सीताराम, राधे श्याम, ये अपनों ने इनके उदाहरण देखे हैं। कुछ और उदाहरण यदि अपन देखें, इनके और उदाहरणों के बारे में भी अपन यदि बात करें तो देखिए आपके समक्ष एक उदाहरण है कृष्णार्जुन। कृष्णार्जुन, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, किस प्रकार से विग्रह हो जाएगा, कृष्ण और अर्जुन इन दोनों की बात हो रही है, तो उनको सम्मिलित रूप से कृष्णार्जुन कह दिया जाता है, परंतु इसका विग्रह उसी प्रकार से होगा कृष्ण और अर्जुन। इस प्रकार से इनका विग्रह कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से और यदि देखें तो एक शब्द आपके समक्ष है गौरी शंकर। गौरी शंकर, गौरी माँ उमा को, पार्वती को कहते हैं और शंकर यानी भगवान शिव को कहते हैं। तो इसमें भी माँ पार्वती और भगवान शंकर या भगवान शिव अपनी अलग अलग प्रधानता प्रकट करते हैं, तो इसलिए इनका भी विग्रह किस प्रकार से हो जाएगा, गौरी और शंकर, इस प्रकार से इनका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपनों ने शब्द देखे। और यदि अपन देखें तो एक शब्द आपके सामने है नरहरि। नरहरि, तो इसका विग्रह किस प्रकार से होगा, इसका विग्रह होगा हरि और नर। हरि और नर, ये क्यों होगा पहले देखिए। यहां पर आप नोट लगाकर एक नियम लिखेंगे। कौन सा नियम लिखेंगे कि सामान्यतः इन दोनों पदों में आप यूं लिखेंगे, सामान्यतः दोनों पदों में यदि ईकारांत या इस ऐसे लिखे, इकारांत व उकारांत व एकारांत शब्द एक साथ आते हों, शब्द एक साथ आते हों तो वहां पर अपने को क्या करना है, वहां पर जो ईकारांत है, ईकारांत, अब याद रखना यहां पर ईकारांत में छोटी ईकारांत भी है और बड़ी ईकारांत भी है, छोटा उकारांत भी है और बड़ा उकारांत भी है। ठीक है, तो वहां पर ईकारांत व उकारांत शब्द यहां पर लिख देती हूं मैं, लिख लेना आप। शब्द पहले लिखे जाएंगे तथा एकारांत शब्द अंत में लिखे जाएंगे। ये नियम कहता है हमारा। ठीक है, नियम क्या कहता है कि यदि ईकारांत आ जाए, उकारांत और एकारांत तीनों प्रकार के शब्द आ जाए, तीनों में से कोई भी आ जाए, कोई भी दो आ जाए, दो ही पद आएंगे वैसे तो दोनों में से कोई भी आ जाए, तो यदि ईकारांत के साथ एकारांत आ रहा है तो ईकारांत पहले एकारांत बाद में, उकारांत के साथ भी यदि एकारांत आ रहा है तो उकारांत पहले और एकारांत बाद में लिखा जाएगा। अब ये क्या होता है, अब ईकारांत उकारांत ये क्या होता है ये मैं पीछे के क्लासेस में बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ कि यदि अंत में ई आ रहा है, अब जैसे इसके अंत में ई आ रहा है तो ये क्या हो गया, ईकारांत शब्द हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये शंकर शब्द है तो इसके अंत में ए आ रहा है
तो इसलिए ये एकारांत हो गया। और इन दोनों ही शब्दों की यदि बात करें तो ये दो जो पद है वो नर और हरि का मेल है। तो नर में तो नर जो शब्द है वो तो क्या है, एकारांत है, और हरि क्या है, ईकारांत है। तो इन दोनों में अपने को क्या करना है, ईकारांत या उकारांत को तो पहले लिखना है और एकारांत को बाद में। तो हरि को तो अपनों ने पहले लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये ईकारांत है। और उसके बाद जो नर है वो एकारांत होने के कारण अपनों ने बाद में लिख लिया। तो ये नोट करके लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इससे संबंधित अपन एक दो उदाहरण और देखेंगे। तो यहाँ पर अपन इतरेतर द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं और इस समास में भी स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपन बढ़ते हैं आगे। आगे अपन इसी नियम से संबंधित एक दो उदाहरण पढ़ते हैं। देखिए, अब इतरेतर द्वंद्व में एक शब्द आपके सामने है, मुनि पर्वत। मुनि पर्वत शब्द आपके सामने है। तो यहां पर देखिए मुनि और पर्वत का मेल है। तो यहां पर मुनि तो ईकारांत है और पर्वत एकारांत है। तब अपन क्या करेंगे, पहले तो ईकारांत को करेंगे, यानी मुनि लिख दिया और उसके बाद अपन क्या करेंगे, एकारांत को लिखेंगे, यानी पर्वत शब्द भी अपन यहाँ पर लिख देंगे। तो मुनि और पर्वत यहाँ पर विग्रह इसका हो जाएगा। उसके बाद दूसरे शब्द की यदि बात करें तो एक शब्द ऊ वाला भी देख लेते हैं। तो उकारांत शब्द हो गया यहाँ पर गुरु। तो गुरु और शिष्य दो शब्द है। तो यहाँ पर भी अपने को क्या करना है, उकारांत पहले लिखना है और एकारांत बाद में। अर्थात क्या आएगा, गुरु और शिष्य आ जाएगा। उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण शब्द की यदि बात करें तो वो शब्द है हरिहर। हरिहर, हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर यानी महादेव, भगवान शिव के लिए कहा जाता है। और इन दोनों पदों की बात करें तो ये तो ईकारांत है और ये एकारांत है। तो यहाँ पर इनका विग्रह किस प्रकार से हो जाएगा, हरि यानी ईकारांत है तो ये पहले हो जाएगा और उसके बाद और हर ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको विग्रह करना है। तो इतरेतर द्वंद्व में अपनों ने कितने प्रकार के शब्द पढ़ लिए, कितने प्रकार के नियम देख लिए। वैसे नियम तो कुछ भी नहीं है, परंतु आप इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे तो सारे प्रकार के शब्द आपको याद रहेंगे। एक तो अपनों ने बीच में योजक चिन्ह वाले शब्द देख लिए, चाहे दादी दादा हो, चाहे नानी नाना हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, किसी प्रकार के हो जिनमें योजक चिन्ह लगा हुआ हो, वो सभी के सभी जो सामान्यतः किसमें जा रहे हैं, इतरेतर द्वंद्व में। ये याद रखना है अपने को कि वो दोनों अलग अलग रहते हुए अपनी प्रधानता भी प्रकट करने हैं। इससे संबंधित कुछ चीजें अलग भी है जो मैं आगे बता भी दूंगी आपको। तो अकेले योजक चिन्ह को नहीं देखना, उन दोनों पदों को भी देखना है कि वो अलग अलग रहते हुए भी अपनी प्रधानता प्रकट करे। और उसके बाद अपनों ने ऐसे शब्द देखे जो दो को मिलाकर एक कर लिया गया था, जैसे राधे कृष्ण, कृष्णार्जुन, राधे श्याम और सीताराम। इस प्रकार के शब्द भी इतरेतर द्वंद्व में जाएंगे। और दूसरी बात, इस प्रकार के शब्द भी जो ईकारांत, उकारांत व एकारांत के नियम के अनुसार चलेंगे, वो शब्द भी इतरेतर द्वंद्व में ही जाएंगे। तो तीन बातों को ध्यान में रख लीजिएगा, आपका इतरेतर द्वंद्व पूरा का पूरा क्लियर है। और यदि इतरेतर द्वंद्व से संबंधित यानी इतनी गहराई में प्रश्न पूछा भी नहीं जाए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि रीट में हो सकता है थोड़ा सा ऊपर का प्रश्न पूछ लिया जाए, परंतु एसआई में ग्रेड से भी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। एसआई और पटवार हिंदी के लिए एक ऐसी एग्जाम होती है जिसमें सामान्यतः जो अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के भी एग्जाम देते हैं ना, उनसे अच्छी हिंदी व्याकरण इनको पढ़नी पड़ती है। इनसे अच्छी व्याकरण या अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से हिंदी क्लियर करनी चाहिए। दूसरी बात ये भी बता देती हूँ कि मान लीजिए 1% आपसे ये चीजें नहीं पूछी जाए, अंदर की चीजें नहीं आए, तो भी आपके इतने शब्द तो क्लियर हो रहे हैं कि ये सारे के सारे शब्द तो कम से कम द्वंद्व समास में जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले भेद की। तो अगला भेद कौन सा है, हम जानते हैं कि समाहार द्वंद्व है, परंतु अगले भेद की तरफ जाने से पहले अपन उस प्रश्न का उत्तर देखेंगे जो मैंने अभी लिखवाया था।
कौन सा था? गुरु भाई। अब सबसे पहले तो मैं आपको यहां बता देती हूं कि ये जो गुरु शब्द है इसमें रे पर छोटा ऊ भी लगता है और बड़ा ऊ भी लगता है, दोनों प्रकार के ऊ आते हैं। अब जाहिर सी बात है दो हमारे पास ऊ है और सभी शब्दों में छोटा और बड़ा दोनों ऊ लगते हैं, तो यहां पर भी तो दोनों ऊ आ सकते हैं, ठीक है। रे पर भी दोनों ऊ आ सकते हैं, तो रे पर अपन दोनों ऊ कैसे लगाते हैं? यदि कहीं पर सीधा ऐसे लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब तो होता है छोटा ऊ, ठीक है। और यदि कहीं पर इस प्रकार से लिखा मिले, इस प्रकार से गोल किया हुआ मिले, तो वहां पर ये ऊ कौन सा होता है? बड़ा ऊ लगा हुआ होता है। छोटा ऊ जो ये है और यहां पर कौन सा है? ये ऊ है। ये आपको ध्यान में रखना है। सामान्यतः हम छोटी छोटी चीजों पर गौर ही नहीं करते, परंतु आप हिंदी पढ़ रहे हैं और अच्छी हिंदी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा। और आप ये तो जानते ही होंगे कि हिंदी में छोटी सी मात्रा, छोटे से बिंदु से अर्थ बदल जाते हैं, तो यहां पर भी अर्थ बदल जाता है। अब गुरु का मतलब ये जो छोटा हुआ आता है वो तो होता है हमेशा शिक्षक, ठीक है। अब सामान्यतः ये शिक्षक के अर्थ में जाता है और ये गुरु का मतलब होता है बड़ा या ऊंचा। ऊंचा गुरु अपन कहते हैं ना महान, या कि गुरुता, गुरुता का मतलब महानता, तो वो गुरु ये होता है, बड़े ऊ वाला होता है। और सामान्यतः यदि आपने 11th 12th में थोड़े बहुत छंद पढ़े हैं तो छंदों में अपन मात्राओं की गिनती करते हैं, तो मात्राओं की गिनती में अपन यूं करते हैं, छोटे को लघु बोलते हैं और बड़े को गुरु, तो वहां पर भी अपन वो ये वाला ऊ काम में लेंगे। तो गुरु बड़ा कहते हैं, यानी जब दो मात्राएं गिनी होती है तो उसके लिए तो गुरु काम में लेते हैं, और लघु, और सामान्यतः ये लघु का विलोम भी होता है। लघु का विलोम ये वाला गुरु होता है, ये वाला गुरु कभी नहीं करना। तो हुई ना रुचिकर बात। अब बढ़ते हैं अपन अपने प्रश्न की तरफ। अपना प्रश्न क्या है? अपना प्रश्न ये है कि गुरु भाई का विग्रह कौन सा सही होगा? तो इसका विग्रह होगा एक गुरु से पढ़ने वाला भाई। पढ़ने वाला भाई ही क्या कहलाता है? गुरु भाई। अब यहां पर ये मत समझ लेना कि गुरु का भाई भी, हमारा जो टीचर है, हमारा जो गुरु है, उसका भाई ही गुरु भाई हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ पर एक गुरु से, मान लो आप एक ही शिक्षक से दो लोग पढ़ रहे हैं और बाद में कभी जाकर आप दोनों भाई बन गए, जैसे धर्म भाई बनने की परंपरा है ना, तो आप भाई बन गए, तो आप यूं कह देते हैं कि हम तो गुरु भाई है। तो हम गुरु भाई है मतलब हम दोनों एक ही गुरु से पढ़े हुए दोनों भाई हैं, तो इसलिए यहाँ पर गुरु भाई का अर्थ क्या जाएगा? एक गुरु से पढ़ने वाला भाई। तो ये प्रश्न हो गया। नया प्रश्न भी दे देती हूं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये है, एक प्रश्न है आपके सामने, वो ही उसी प्रकार से आपको बताना है, निम्न में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब आपको सही देखना है और विकल्प कुछ इस तरीके से है आपके सामने, बीच में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसी प्रकार से चलेंगे। इसका उत्तर मैं अभी नहीं बताऊंगी, आपको कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है, उसका उत्तर भी अपन अगले भेद को पढ़कर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने जो शब्द है वो एक तो ये है लोकप्रिय, तो यहां पर विग्रह हो जाएगा लोक का प्रिय। लोक का प्रिय क्या हो जाएगा? लोकप्रिय। दूसरा शब्द है आपके सामने कनक लता, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कनक से बनी हुई लता। उसके बाद तीसरा विकल्प कुछ आपके सामने ये है, हस्तलिखित
और चौथा विकल्प आपके सामने है जन्मंत। ठीक है, और इनके है हस्त द्वारा लिखित या जन्म का अंधा। यहां पर मैं समास के भेद भी लिख देती हूं आपके सामने। देखिए आपके सामने इस प्रकार से है, लोक का प्रिय तो अपन संबंध कर सकते हैं, संबंध कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इतना ही बताइए, उसके बाद मैं ये क्लियर करते समय आपको बता दूंगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन पढ़ते हैं अगला समास का भेद और उसके बाद अपन देखेंगे। हाँ, तो आपके सामने जो शब्द है वो है लोकप्रिय, कनकलता, हस्तलिखित और जन्मांत। ठीक है, बढ़े आगे। इसका आप जो अर्थ है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ, दूसरा भेद कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? पहला इतरेतर द्वंद्व। द्वंद्व एक समास के 3 भेद थे, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। अब अपन इसका दूसरा भेद पढ़ रहे हैं, कौन सा? समाहार। समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। देखिए अभी अपनों ने क्या देखा? इतर इतर यानी अलग अलग। ठीक है, अब अपन बात करते हैं समाहार की। समाहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समूह, जो अपन पढ़ चुके हैं द्विगु में। द्विगु में समाहार या समूह की स्थिति एक ही मानी जाती है, वो अपन देख चुके हैं। तो समाहार का शाब्दिक अर्थ तो हो जाता है समूह है, यानी एक साथ, ये तो अपन जानते ही हैं। तो किसका? यदि दोनों पद अलग अलग रहते ही भी, क्योंकि द्वंद्व है तो अलग अलग प्रधान तो होंगे ही, तो अलग अलग प्रधानता प्रकट करते हुए भी यदि समूह की स्थिति प्रकट करे तो वहां पर कौन सा समास माना जाता है? वहां पर समाहार द्वंद्व माना जाता है। 2 पद होंगे, ठीक है, अलग अलग प्रधान होंगे, परंतु वो समूह की स्थिति को प्रकट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वहां पर कौन सा समास माना जाता है? समाहार। और यहां पर मैं रुचिकर बात एक और भी बता देती हूं कि समाहार द्वंद्व पढ़ने के लिए यदि अपन 3 नियम पढ़ ले इससे संबंधित, तो ये समाहार द्वंद्व तो अपना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितने भी शब्द हैं सारे के सारे अपने क्लियर हो जाएंगे। तो अपने को समाहार पढ़ने के लिए 3 नियम पढ़ने हैं। कौन कौन से नियम पढ़ने हैं और किस प्रकार से पढ़ने हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। तो समाहार द्वंद्व के बाद समाहार द्वंद्व में आने वाले 3 नियम, परिभाषा स्क्रीनशॉट ले ली, आप उसको अपने शब्दों में ही अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसमें 3 जो नियम होंगे वो कौन कौन से होंगे? 3 नियम कौन कौन से होंगे तो वो अपन देखते हैं। यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं? तीसरा समाहार द्वंद्व समास। ठीक है, समाहार द्वंद्व समास। अब इसमें 3 नियम में नियम नंबर 1, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यूं कहता है कि यदि कहीं पर, लिख देती हूं, यदि कहीं पर एक से 10 तक की संख्याओं तथा 10 से विभाजित
10 से विभाजित संख्याओं को छोड़कर अन्य कोई भी संख्या आए तो वहां पर समाहार द्वंद्व माना जाएगा। समाहार द्वंद्व माना जाएगा। ध्यान दीजिए, कहीं पर संख्याएं आए, कोई सी भी संख्याएं आ जाए, बस आनी कौन सी नहीं चाहिए, एक तो 1 से 10 वाली नहीं आनी चाहिए और एक 10 से विभाजित नहीं आनी चाहिए। सीधी सी बात इतनी सी है। यानी कोई भी संख्या आ जाए 1 से 10 तक नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि अपने को समास के लिए 2 पद चाहिए। 2 पद चाहिए। अब इसको भी रट्टा नहीं लगाना, समझ सकते हैं। अब अपने को समास के लिए 2 पद चाहिए। यदि आप 1 से 10 तक लिखोगे तो एक ही पद होता है। 1 2 3 4 5, कहीं भी 2 पद मिल रहे हैं आपको, और अपने को समास के लिए 2 पद कम से कम चाहिए। तो 1 से 10 संख्याओं में 2 पद नहीं होते तो अपने आप ही छूट जाती है, और 10 से विभाजित में भी 2 पद नहीं होते 100। तो इस प्रकार से है वो, इनको अपन छोड़ देते हैं। तो इसलिए बाकी की जो भी संख्याएं हैं उनमें सभी में कौन सा समास माना जाएगा? समाहार द्वंद्व माना जाएगा। और उसमें भी कौन सी नहीं छोड़नी, कौन सी क्या है, वो अपन आगे देखेंगे। पहले अपन 1-2 उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है 68। ठीक है, तो यहां पर 68 अपन किसे कहते हैं? 68 को, क्योंकि आजकल के बच्चे इंग्लिश ज्यादा समझते हैं, हिंदी कम आती है। तो 60 और 8 को अपन क्या कहते हैं? 68। तो यहां पर 2 संख्याएं आ गई, 2 पद आ गए अपने पास, एक तो 60 आ गया और एक 8। तो 60 और 8 का मेल क्या होता है? 68। तो अब अपने को इनका विग्रह करना है। अब विग्रह किस प्रकार से करना है? इस प्रकार के पदों का विग्रह किस प्रकार से किया जाएगा? तो देखिए, सामान्यतः तो अपन दोनों जो संख्याएं हैं, दोनों पद लिखेंगे और दोनों पदों के बाद अपन क्या लिख देंगे? का समाहार लिख देंगे। सामान्यतः तो विग्रह इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, विग्रह कैसे किया जाता है? दोनों पद लिख देंगे और उसके बाद का समाहार शब्द जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अपन समाहार पढ़ रहे हैं। परंतु 2 जो पद है उनमें भी पहले कौन सा लिखे और बाद में कौन सा लिखे? क्योंकि 68 है तो 60 और 8 है, तो पहले कौन सा और बाद में कौन सा? तो हमेशा याद कीजिए, पहले हमेशा ध्यान में रखिए, पहले छोटी संख्या लिखनी है, बाद में बड़ी। कौन सी? पहले छोटी, उसके बाद बड़ी संख्या लिखकर अपन इसका विग्रह कर देंगे। अब 60 और 8 है, तो 60 और 8 में छोटी कौन सी है? 8। तो अपन क्या लिखेंगे? 8 और 60 का समाहार। इस प्रकार से इनका विग्रह हो जाएगा। दोनों पद लिख दिए और उसके बाद अपनों ने क्या जोड़ा? समाहार जोड़ दिया। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द आपके सामने और है 35 है, तो इसमें भी कौन सा है? 35 में किस किस का मेल है? 30 और 5 का मेल है। तो अपने को पहले कौन सी लिखनी है? छोटी, यानी 5 लिख दो। 5 लिख दी और उसके बाद कौन सी लिख दो? 30 लिख दो। 30 और 5 के बाद अपनों ने लिख दी 30 लिख दी, और 30 के बाद क्या लिखना है? सिर्फ और सिर्फ का समाहार लिखना है। इस प्रकार से सारी की सारी संख्याएं किस में जाएगी? समाहार द्वंद्व में जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इससे संबंधित कुछ और उदाहरण अपन देखेंगे। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? समाहार द्वंद्व का पहला नियम पढ़ रहे हैं। 1 से 10 और 10 से विभाजित संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी की सभी संख्याएं किस में जाएगी? समाहार द्वंद्व में जाएगी। पहला नियम तो ये ही कहता है, बस इतनी सी बात कहता है। इससे संबंधित कुछ और उदाहरण अपन देख लेते हैं। देखिए, और उदाहरणों में यदि अपन बात करें तो एक संख्या आपके सामने है 43। ठीक है, अब 43 किसे कहते हैं? 43 को ही कहते हैं। ठीक है, तो 43 यानी 43, और 43 में किसका मेल होता है?
40 का मेल होता है और इसके साथ साथ 3 का मेल होता है, यानी 3 और 40, और इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। तो अपन किस प्रकार से करेंगे, इसका विग्रह किस प्रकार से करेंगे, 3 और 40 का समाहार, इस प्रकार से इसका विग्रह कर देंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है 53। अब 53 किसे कहते हैं, 53 को ही 53 कहते हैं। अब 53 कितना होता है, 53 होता है, यानी 50 और 3। तो पहले अपन उसी प्रकार से 3 लिखेंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे, 50 लिख देंगे। 3 और 50 का क्या कर देंगे, समाहार कर देंगे। ये लो जी, ठीक है। उसी प्रकार से यदि और शब्द देखें तो एक शब्द अपने पास है 28। एक शब्द अपने पास है कौन सा, 28। अब ये 28 शब्द है, तो इसमें 28 अपन क्या किसको कहते हैं, 28 को, यानी उसमें 8 और 20 का मेल होता है। तो उसी प्रकार से उसका विग्रह कर दिया जाएगा, 8 और 20 का समाहार। अब ये मैं इतनी ज्यादा संख्याएं क्यों करवा रही हूं, इसलिए कि सामान्यतः आप 28 को देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाए कि 8 और 20 करना है क्या। 8 और 20 नहीं करना, सामान्यतः जो 10 से विभाजित संख्या है उसी को ही अपने को लेना है। जैसे मान लीजिए कि 68 है, तो अपनों ने 60 लिया जो 10 से विभाजित है, तो उस संख्या का पूरा नाम ही आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द आपके सामने है 48। तो ये किससे कहते हैं, 8 और 40 को 48 कहते हैं। तो उसी प्रकार से उसका विग्रह हो जाएगा 8 और 40 का समाहार, इस प्रकार से इसका विग्रह हो जाएगा। अब एक शब्द आपके सामने है 49। अब 49 का क्या करें, 9 और 50 कर दें। 9 और 50 कैसे करेंगे, 49 तो 50 से एक कम होता है, अपन 40 और 9 का कर दें, 9 और 40 का समाहार कर दें। देखिए इसके लिए भी आप एक नोट लगाकर नियम और लिख लीजिए। नोट लगाकर लिखिए, क्या लिखना है, देखिए जितनी भी उन उपसर्ग वाली संख्याएं हैं, उपसर्ग वाली, अब ये जो उन उपसर्ग वाली जो भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी, देखिए उन उपसर्ग अपने पास दोनों होते हैं, ये आधा न भी होता है और ये पूरा न भी होता है। चाहे आधे न वाली आ जाए और चाहे पूरे न वाली आ जाए, जितनी भी संख्याएं आ जाए उनमें उपसर्ग की प्रधानता मानते हुए उन संख्याओं को अव्ययी भाव में ले जाना है, उसको अपन समाहार में नहीं लेंगे। फिर से बता देती हूं कि उन उपसर्गों से बनी हुई संख्याएं सारी की सारी अव्ययी भाव समास में जाएगी। क्यों, क्योंकि उपसर्ग और अव्यय किसकी पहचान होती है, अव्ययी भाव समास की होती है। बाकी सारी की सारी संख्याएं, अब अपने को 3 चीजें छोड़नी है। पहले मैंने आपको बताई थी 2 चीजें छोड़नी है, कौन कौन सी, एक तो 1 से 10 तक की संख्या है, दूसरी 10 से विभाजित संख्या है, और तीसरी उन उपसर्ग से बनी हुई संख्या है। इन तीनों चीजों को छोड़कर बाकी सबको अपन किस में लेकर जाएंगे, समाहार में। अब उनसे बनी हुई कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो देखिए एक तो होती है 19 होती है जो 20 से एक कम होती है, ठीक है। और उसके बाद 19 के बाद कौन सी आती है, उनसे बनी हुई 29, उसके बाद 39, उसके बाद सामान्यतः इसको 39 भी बोलते हैं, उसके बाद 49, 59, 59, 59, 69, 79। ये लो जी, ये उन उपसर्गों से बनी हुई संख्याएं हैं जो किस में जाएगी, अव्ययी भाव में जाएगी और समाहार में नहीं जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। तो यहाँ पर अपनों ने समाहार जो द्वंद्व है उसका पहला नियम देख लिया है। उसमें अपने को क्या करना है, सभी की सभी संख्याओं को समाहार में देना है।
उनका विग्रह करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पदों को लिखेंगे और उसके बाद का समाहार जोड़ देंगे। तो अपने उसमें कौन कौन सी संख्याओं को छोड़ना है, सभी की सभी संख्याओं को लेना है, छोड़ना है किनको, 1 से 10 तक, 10 से विभाजित, और उसके बाद उन उपसर्गों वाली संख्याओं को, उन दोनों उपसर्गों से बनी हुई। अब देखिए इसमें तो आधा उन वाली संख्या आ रही है, बाकी सारी की सारी पूरे उन वाली संख्याएं हैं, तो इनको छोड़कर बाकी सारी की सारी किसमें जाएगी, इसी में समाहार द्वंद्व में ही जाएगी। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे अगले नियम की तरफ। अब अगले नियम की तरफ बढ़े, चेंज करें, उससे पहले अपन अपने प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देख लेते। तो अपने प्रश्न का उत्तर, अपना जो प्रश्न था उसमें अपने को सही बताना था, है ना, यही उत्तर था, यही प्रश्न था। उसमें सही में सबसे पहले तो शब्द था लोकप्रिय। तो लोकप्रिय शब्द का सही विग्रह होता है लोक में प्रिय होता है, कभी भी लोक का प्रिय नहीं होता। तो इसलिए इसका शुद्ध रूप तो क्या हो जाएगा, ये लोक में प्रिय। और लोक में प्रिय चूंकि में विभक्ति आ रही है तो अधिकरण तत्पुरुष में ये चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द भी अपना या पहला विकल्प भी अपना सही विकल्प नहीं है, क्योंकि ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको का लिख कर दिया गया था। उसके बाद दूसरा जो विकल्प दिया था आपको कनक लता दिया गया था, कनक लता। तो कनक लता, देखिए कनक की कोई लता नहीं होती, कनक का शाब्दिक अर्थ होता है सोना, तो सोने की कोई लता नहीं होती। सामान्यतः हम हिंदी में या हिंदी कवि जो होते हैं वो जो स्वर्णमयी आभा से मंडित जो लताएं होती हैं उनको कनक लता कहते हैं। स्वर्णमयी आभा का मतलब जो सुनहरे रंग की लताएं होती है उनको कनक लता कह देते हैं। तो इसलिए वहां पर अपन क्या कहेंगे, इसका सही विग्रह क्या होगा, कनक के समान लता, कनक के समान लता, इस प्रकार से इसका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो शब्द था वो अपना कौन सा था, हस्तलिखित, हस्तलिखित। अब यहाँ पर हस्तलिखित जो शब्द है उसका हाथ से लिखा हुआ ही क्या कहलाता है, हस्तलिखित कहलाता है। तो हस्त द्वारा लिखित कर दो या फिर से लिखित कर दो, एक ही बात है। और इस प्रकार से हमारा जो सही विकल्प है वो ये हो जाएगा, स विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि हस्त द्वारा लिखित आपको दिया गया था, तो हस्त द्वारा लिखित भी सही माना जाएगा और हस्त से लिखित भी सही विकल्प माना जाएगा। और उसके बाद अगला जो विकल्प था वो कौन सा था, जन्मांध। जो जन्म से अंधा होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, जन्मांध बोलते हैं, जन्मांध। जन्म से अंधा क्या बोलते हैं, जन्मांध। ये लो आपका प्रश्न क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर अपना जो विकल्प कौन सा माना जाएगा, स विकल्प अपना सही उत्तर माना जाएगा। और इनका विग्रह, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सही विग्रह आपको पता चल जाए। अब इनके सही विग्रह सारे लोक में प्रिय हो गया, कनक के समान लता हो गया, हस्त द्वारा या से लिखित हो गई, जन्म से अंधे को जन्मांध कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे, हाँ अगला, अब अगला नियम पढ़ रहे हैं अपन। अगले नियम को पढ़ने से पहले भी एक प्रश्न हो जाए तो अच्छा नहीं रहे क्या। क्लास रुचिकर लग रही है ना, प्रश्नों के माध्यम से अपन लगातार एक एक प्रश्न भी करते चल रहे हैं। तो अब अगला प्रश्न आपका ये है, इसमें भी मैं विकल्प नहीं दूंगी आपको। तुलादान, तुलादान समासिक पद का सही विग्रह कीजिए, सही विग्रह कीजिए। ये लो जी आपका प्रश्न है, जल्दी से नोट करो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप इसका उत्तर ढूंढिए। इतने तक अपने एक नियम और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो तुलादान का आपको क्या करना है, विग्रह करना है, सही विग्रह बताना है। उसके बाद अपन देखते हैं अगले नियम को। समाहार द्वंद्व में पहला नियम पढ़ चुके हैं, सारी की सारी संख्याएं समाहार द्वंद्व में जाएगी। 1 से 10 को छोड़ दो, 10 से विभाजित को छोड़ दो, उन उपसर्ग से बनी हुई को छोड़ दो। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, ये देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि वर्तमान में जो शब्द पूछे जा रहे हैं वो इसी नियम से पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
सामान्यतः अभी तक समाहार का विकल्प तो नहीं दिया गया, समास का ही पूछा गया है कि इसमें कौन सा समास माना जाएगा, तो सामान्यतः द्वंद्व हो जाता है। कौन से आ रहे हैं? यदि कहीं पर सामासिक पदों में एक पद सार्थक और एक पद निरर्थक हो तो वहां पर कौन सा समास माना जाएगा? तो भी वहां पर समाहार द्वंद्व समास माना जाएगा, समाहार द्वंद्व माना जाएगा। क्या कहता है ये नियम? यदि कहीं पर सामासिक पदों में एक पद तो सार्थक हो और एक पद कैसा हो? निरर्थक हो, और इन दोनों पदों से एक सामासिक पद मिलकर बना हुआ हो तो वहां पर भी समाहार द्वंद्व माना जाएगा। आजकल फैशन बड़ा चला हुआ है। सामान्यतः कुछ लोग तो इतने इसके आदी हो चुके हैं कि दो शब्दों के बगैर बोलते ही नहीं है, एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द के बगैर बोलते ही नहीं है। चाय वाय बना लो ना, खाना वाना ले आओ ना, रोटी वोटी बन गई क्या, चप्पल वप्पल ले आए। तो इस प्रकार से कुछ लोग तो इतने आदी होते हैं कि बाजार को भी सीधा नहीं बोलते, बाजार यानी इस प्रकार से शब्द जो बोले जाते हैं। अब इसमें बाजार तो होता है, बाजार क्या होता है? कुछ नहीं होता है, यानी निरर्थक। ठीक है। चाय तो होता है यानी सार्थक, परंतु वाय क्या होता है? निरर्थक। तो इस प्रकार से एक सार्थक और एक निरर्थक पद जहां भी आए तो वहां पर भी कौन सा समास माना जाएगा? समाहार द्वंद्व माना जाएगा। और इनका विग्रह किस प्रकार से किया जाएगा? इनके विग्रह को यदि अपन देखें तो इनका विग्रह किया जाएगा, जो सार्थक पद है सार्थक पद लिख दिया जाएगा और सार्थक पद के तुरंत बाद बस आदि लिखकर छोड़ दिया जाएगा। इतना सा इसका विग्रह किया जाएगा। कैसे? मान लीजिए आपके समक्ष एक शब्द है चाय वाय, तो चाय वाय में जो निरर्थक है उसको तो छोड़ना है, सिर्फ सार्थक को लेना है। तो सार्थक क्या है? चाय है, उसके बाद क्या लिख देना है? आदि लिख देना है। बस इसी प्रकार से इतना सा इसका विग्रह किया जाएगा। कैसे? चाय आदि। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं इससे संबंधित। हाँ, तो इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखें तो सारे के सारे वो उदाहरण आ जाएंगे जो एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द से संबंधित बोले जाते हैं। जैसे एक शब्द है चप्पल वप्पल। ये इस प्रकार से भी लिखे जा सकते हैं। शुरू में जब अपन वो पढ़ रहे थे, इतरेतर द्वंद्व पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको कहा था कि आपको खाली योजक चिन्ह नहीं देखना। अब योजक चिन्ह तो यहां भी आ गया है ना। अब कभी कभार ऐसा होता है कि लगभग तो यूं होता है कि ये सीधे इसी रूप में आते हैं, योजक चिन्ह इनमें नहीं आता। परंतु कभी यदि कंफ्यूज करने के लिए ये कोई गलत भी नहीं है, तो इसलिए यदि योजक चिन्ह भी दे दिया जाए तो यहाँ पर योजक चिन्ह आने के कारण आप ये नहीं समझ लेंगे कि इतरेतर में जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि वप्पल कुछ नहीं होता, चप्पल सार्थक होता है। तो इसलिए इसका विग्रह किस प्रकार से कर दिया जाएगा? चप्पल आदि कर दिया जाएगा। अब आपके घर में शादी है, ठीक है, और उत्सव का माहौल शुरू होने वाला है। अब आपकी धड़कनें इसलिए बढ़ रही है कि अपनों ने कपड़े वपड़े तो लिए ही नहीं, तो देख लेते हैं। यानी इस प्रकार से भी शब्द बोले जा रहे हैं, कपड़े वपड़े। तो यहाँ पर जो सार्थक शब्द है वो कौन सा है? कपड़े है। और यहाँ पर इसका विग्रह किस प्रकार से हो जाएगा? कपड़े आदि के रूप में विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार से अब शादी में यदि आप सूट वूट लेने जा रहे हो तो सूट वूट, हाँ सूट बूट कर दिया तो वो इतरेतर में चला जाएगा, याद रखना, क्योंकि बूट भी सार्थक होता है। ठीक है, बूट आप जूतों को कहते हैं, तो इसलिए सूट बूट अगर बोला जा रहा है तो ही यहाँ पर इसमें जाएगा, समाहार में जाएगा। सूट बूट कर दिया तो किसमें? इतरेतर में। तो सूट आदि आप क्या कर देंगे? इसका विग्रह कर देंगे। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में मार्कर है
तो जैसे ही मतलब अपन कॉलेजेस में या क्लासेस शुरू करते हैं तो कोचिंग्स में तो क्या कहते हैं कि मार्कर वार्कर ले लिया क्या, यानी मार्कर। सामान्यतः अंग्रेजी में ऐसा माना जाता है, ज्यादा तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती, परंतु ऐसे कहते हैं कि मार्कर में आर साइलेंट रहता है तो मार्कर बोला जाएगा उसे शुद्ध, परंतु अपन तो यूं बोलते हैं इसको मार्कर। तो मार्कर वार्कर, अब ये जो मार्कर वार्कर है तो इसमें मार्कर तो ये है, परंतु वार्कर क्या होता है, तो मार्कर आदि कर लेंगे, या इसको आप छोड़ सकते हो, ये इंग्लिश का शब्द है। हालांकि इंग्लिश अपनी भाषा का अंग बन चुकी है, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं किसमें, अपने 8 बजे वाली क्लास में तत्सम तद्भव देशज विदेश सारे के सारे शब्द पढ़ लिए हैं। ये देख लीजिए आप, मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है कुर्सी, तो कुर्सी वुर्सी ले ली क्या, तो कुर्सी वुर्सी। अब कुर्सी तो होती है, वुर्सी क्या होती है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कुर्सी आदि कर देंगे। इस प्रकार से बहुत ही आसान है ये, इस प्रकार से इनका विग्रह करते चले जाना है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको चूल्हा जलाना है, सामान्यतः तो आजकल अपन गैस चूल्हा जलाते हैं तो माचिस की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपन लाइटर काम में लेते हैं। परंतु मान लीजिए कि आपको अगरबत्ती करनी है, भगवान जी की पूजा करनी है, तो आप क्या कहेंगे कि माचिस वाचिस तो ली नहीं, यानी माचिस और इसके साथ साथ वाचिस। अब वाचिस क्या होती है कोई नहीं जानता, तो इस प्रकार से ये किस में जाएगा, ये भी समाहार में जाते हुए, और इसका विग्रह भी किस प्रकार से हो जाएगा, माचिस आदि हो जाएगा। अब देखिए सामान्यतः मैंने एक जगह यूं बोल दिया कि टेबल वेबल, तो उन्होंने यूं कहा कि ये वेबल तो कुछ होता ही नहीं है और इस प्रकार के शब्द है ही नहीं। तो मैंने कहा देखिए इस प्रकार की चीजें भी, सब्जी वब्जी, मिर्ची विर्ची, हल्दी वल्दी, तो इस प्रकार के शब्द भी प्रचलन में है कि हाँ है, प्रयोग में लिए जाते हैं। अरे प्रयोग में नहीं लिए जाते, हिंदी व्याकरण का भी हिस्सा बन चुके हैं ये, हिंदी व्याकरण का भी ये हिस्सा है, और इस प्रकार से एक सार्थक और निरर्थक। और आपको मैं बता देती हूँ, चाय वाय शब्द एग्जाम में भी आ चुका है, एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इन शब्दों को आप हल्के में न ले। ऐसे नहीं कि अपने ऐसे कुछ लोगों के बोलने के तरीके को ही मान ले ये कि ये बस बोलने का तरीका है, इस प्रकार का कुछ होता ही नहीं है। तो ये भी है, इनका भी अस्तित्व है। इस प्रकार के शब्द जब बोले जाते हैं तो ये व्याकरण का भी हिस्सा है, और इनको भी अपन किसका भेद मानते हैं, समाहार द्वंद्व का भेद मानते हैं। आपने सोचा था कि ये शब्द भी इसमें आ सकते हैं, तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अपन किसकी तरफ, अगले भेद की तरफ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अपनों ने चप्पल वप्पल, कपड़े वपड़े, सूट वूट, कुर्सी वुर्सी, माचिस वाचिस, ये सारे के सारे शब्द हैं वो देखे हैं। अब अपन देखते हैं अगला नियम, और अगला अर्थात अंतिम नियम समाहार द्वंद्व का। अगला अर्थात अंतिम नियम समाहार द्वंद्व का पढ़ने से पहले अपन करते हैं अपना प्रश्न क्लियर। अब प्रश्न क्लियर कौन सा, अपनों ने देखा था पिछले नियम से पहले, मैंने आपको कहा था कि तुल्लादान का आप विग्रह कर दीजिए, ठीक है। अब तुल्लादान का विग्रह क्या होगा, तुल्ला से समान करके, समान या बराबर भी आ जाता है कहीं पर, बराबर करके दिया जाने वाला दान ही क्या कहलाएगा, तुल्ला दान कहलाएगा। अब यहाँ पर तुल्ला का दान मत कीजिए, तुल्ला अपन ताकड़ी को कहते हैं, जिससे अपन वेट करते हैं, वजन करते हैं ना, तो उसे अपन तुल्ला कहते हैं। अब तुल्ला दान सामान्यतः अभी थोड़े दिन पहले एक लड़की का फोन आया और उसने यूं कहा कि हम तुल्ला दान कर रहे हैं, नहीं, हम बच्चे के बराबर कुछ तोलकर और दान कर रहे हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, तुल्ला दान कहते हैं सामान्यतः। एक शब्द यदि देखे तो तुल्ला दान हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जिसके बराबर भी अपने को दान करना है उसको एक पलड़े में बैठाएंगे और दूसरे पलड़े में उसके बराबर जिस भी चीज का अपन दान कर रहे हैं वो चीजें रखेंगे, तो उन दोनों को बराबर करके और फिर वो चीज है वो दान कर दी जाती है। तो उसमें क्या होता है, तुल्ला से यानी ताकड़ी से जो वेट करने वाली होती है उससे हम बराबर करके जो दान देते हैं उसे ही क्या कहते हैं, तुल्ला दान। मिला ना एक नया शब्द,
तो ये आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, इसका जो सही विग्रह है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं अगला नियम। अगले नियम पर जाने से पहले एक प्रश्न तो फिर से बनता ही है, बनता है ना। तो एक प्रश्न फिर से मैं आपको दे देती हूं। एक शब्द है आपके सामने, महाराजा। महाराजा, इसके भी मैं विकल्प नहीं दूंगी। महाराजा शब्द है, तो इसका आपको क्या करना है, ये जो सामासिक पद है महाराजा, सामासिक पद का सही विग्रह बताइए। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अपन, सही विग्रह को एक और जोड़ देते हैं, एक चीज और जोड़ देते हैं। सही विग्रह करते हुए समास का नाम भी बताइए। समास का नाम, यानी यहां पर आपको दो चीजें बतानी है, विग्रह और नाम, दोनों के दोनों बताने हैं। जल्दी से नोट कीजिए महाराजा शब्द को। महाराजा जो सामासिक पद है उसमें विग्रह भी बताना है आपको, और साथ साथ समास का नाम भी बताना है। तब तक अपन पढ़ते हैं अगले वाला भेद, ठीक है। तो आगे वाला जो भेद है या आगे वाला जो नियम है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, समाहार द्वंद्व पढ़ रहे हैं। और समाहार द्वंद्व में अपन तीसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहला नियम कौन सा पढ़ा, सारी की सारी संख्याएं समाहार द्वंद्व में, परंतु 1 से 10 तक 10 से विभाजित, और साथ साथ उन उपसर्ग से बनी हुई संख्याओं को छोड़कर बाकी सारी की सारी संख्याएं किसमें जाएगी, समाहार द्वंद्व में जाएगी। दूसरा नियम, एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द यदि कहीं पर आ जाता है तो भी कौन सा समास माना जाएगा, समाहार द्वंद्व माना जाएगा। अब तीसरा नियम यूं कहता है कि यदि कहीं पर सामासिक पदों में दोनों पद अलग अलग प्रधान होते हुए भी एक का ही हिस्सा हो, यानी एक ही समूह का हिस्सा हो या एक ही समूह में जाए, या मैं यूं भी लिख सकती हूं, अथवा एक समूह की स्थिति को प्रकट करे तो वहां कौन सा माना जाता है, समाहार द्वंद्व समास माना जाता है। समाहार द्वंद्व समास माना जाता है। क्या कह रहे हैं, सामासिक पद है तो दो पद तो होंगे ही होंगे, ये तो अपन जानते हैं। समास में दो पदों का मेल होता है, वो अलग अलग से प्रधान होंगे, ठीक है। दोनों के दोनों सार्थक पद होंगे, दोनों के दोनों अलग अलग प्रधान होंगे, परंतु एक का ही हिस्सा होंगे। एक का ही हिस्सा, या फिर मैं यूं कहूं कि एक समूह की स्थिति को प्रकट करने वाले शब्द होंगे, तो वहां पर कौन सा समास माना जाएगा, समाहार द्वंद्व माना जाएगा। अब देख लीजिए, समाहार द्वंद्व का मतलब क्या होता है, समाहार होता है। 3 नियम इसमें आते हैं। तीनों नियमों में पहले अपनों ने कौन सा पढ़ा, 68 वाला पढ़ा, 68 वाला पढ़ा, ठीक है। दूसरा अपनों ने चाय आदि वाला पढ़ा, और तीसरा अपन एक समूह की स्थिति वाला पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए 68 जो 60 और 8 है, वो भी तो एक ही संख्या होती है 68। वैसे तो दो संख्याओं से मिलकर बना तो एक ही ली जाती है, यानी समूह बन जाता है, तो इसलिए समाहार। अब ये भी जो दो पद होते हैं वो एक में ही होते हैं, वो तो दूसरा तो निरर्थक होता है, यानी इसी समूह का वो मात्र एक निरर्थक अंग होता है, तो इसलिए भी अपन इसको समाहार कह देते हैं। तीसरे भेद को अपन पढ़ते हैं, उससे पहले आप चलिए एक शब्द तो मैं बता देती हूं। आपके सामने एक शब्द है कुर्ता टोपी, कुर्ता टोपी।
अब कुर्ता और टोपी दोनों के दोनों एक ही समूह की स्थिति को प्रकट करते हैं, यानी ये दोनों के दोनों क्या है, पहनावे के अंग है। तो इनका विग्रह किस प्रकार से करेंगे? इनका यदि विग्रह करना है तो विग्रह अपन करेंगे कि जो दोनों पद है, दोनों जो सार्थक पद है उनको लिखेंगे और उसके बाद आदि लिख देंगे, बस इतना सा विग्रह करना है। तो यहाँ पर कुर्ता और टोपी दोनों के दोनों क्या है, सार्थक पद है। तो कुर्ता टोपी लिखो और उसके बाद लिख दो आदि लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर कुर्ता टोपी दोनों के दोनों सार्थक पद है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग प्रधानता प्रकट करते हैं, परंतु एक का ही हिस्सा है, एक ही पहनावे का ही हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पर किस में जाएगा, समूह में जाएगा। कुर्ता टोपी इसमें समाहार द्वंद्व में चला जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, कुर्ता टोपी तीनों में ही समाहार की स्थिति या समूह की स्थिति प्रकट हो रही है। इसीलिए इन तीनों को नियमों के रूप में अपनों ने पढ़ा है, ताकि आपकी तीनों चीजें अलग अलग अच्छे से क्लियर हो जाए। ये भी 68 एक में ही हो गई, ये चाय भी एक में हो गया, और कुर्ता टोपी अपन जब पहन रहे हैं तो अपने को कुर्ते के साथ साथ अपन टोपी भी पहन लेते हैं। तो इसलिए एक समूह की स्थिति को प्रकट करने के कारण ये भी समाहार में जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों के तीनों नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यहाँ पर इसी के साथ आपका समाहार द्वंद्व है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आप आज की क्लास आपको बहुत रुचिकर लग रही होगी, अच्छी लग रही होगी ना। तो एक बात नहीं, अगली क्लास में आना भी आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। टाइम जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और अगली क्लास का मैं जोर देकर क्यों कह रही हूं, क्योंकि वो क्लास आपकी मान लीजिए कि टेस्ट की होगी। वैसे तो अपन ने टेस्ट नहीं रखा है, परंतु मान लीजिए टेस्ट की है, जिसमें जितने भी संभव हो सके महत्वपूर्ण शब्द शुद्धि से संबंधित जो शब्द है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। और शब्द शुद्धि में सामान्यतः मैं आपके समक्ष शब्द लिखती जाऊंगी, आपको स्वयं चयन करना होगा कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, यानी उनमें से शुद्ध का चयन आपको करना होगा। और शब्द शुद्धि से संबंधित 1-2 प्रश्न हमेशा आते हैं। आपके मात्र 2 घंटे में शब्द शुद्धि पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, अर्थात आपके कम से कम 2 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए आप एक क्लास में 2 घंटे की क्लास में आइए, टाइम से संबंधित न्यूज आपको आगे दे दी जाएगी। इस बार की क्लास आज 6 बजे हो रही है, तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि आगे कोई परिवर्तन होता है तो इस दौरान 6 दिनों के दौरान आपको उससे संबंधित सूचना दे दी जाएगी। और साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी डिमांड को देखते हुए आप लोगों के जो मैसेजेस थे उनके आधार पर जो साइकोलॉजी है और वो शिक्षण विधियां हैं उनकी क्लास भी अपन शुरू करने जा रहे हैं। रीट की भर्ती या फिर भर्ती का क्या कहें, एग्जाम डेट को देखते हुए, रीट एग्जाम की डेट आ चुकी है 26 सितंबर, और उस 26 सितंबर को देखते हुए अपनों ने साइकोलॉजी व शिक्षण विधियों की क्लास शुरू की है, और उसमें भी कुछ नया करने वाले हैं। तो इसलिए आप कल से हमारी शिक्षण विधियों की और साइकोलॉजी की क्लास के साथ भी जुड़े। चलते हैं अपन इसके साथ ही आगे। तो आगे अपन क्या देखेंगे, इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। एक शब्द है आपके सामने, दाल रोटी। दाल रोटी समूह की स्थिति प्रकट कर रहे हैं। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा दाल रोटी शब्द को देखते तो, ठीक है। दाल और रोटी दोनों सार्थक शब्द हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के दोनों अपनी महत्ता प्रकट करते हैं, दोनों की प्रधानता प्रकट हो रही है, परंतु दोनों एक ही समूह के अंग है, दोनों भोजन के अंग है। तो इसलिए ये भी किस में जाएंगे, समाहार द्वंद्व में जाएंगे। और इनका विग्रह अपन किस प्रकार से करेंगे, दाल रोटी आदि, इस प्रकार से अपन इनका विग्रह कर देंगे। सामान्यतः यदि यहाँ योजक चिन्ह आता है तो यहाँ पर आपको योजक चिन्ह हटा देना है। उसी प्रकार से यदि अपन और देखें तो देखिए, एक शब्द आपके सामने आता है आम केले। अब यहाँ पर देखिए आम केले दोनों फ्रूट है, एक समूह की स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। तो आम और केले जो शब्द है
उसमें भी आपको किस प्रकार से विग्रह करना है, दोनों सार्थक है, दोनों प्रधान है। तो आप यूं कर देंगे कि आम केले आदि, यानी किसी कोई बाजार जा रहा है, आपसे पूछा क्या लेकर आना है, फ्रूट्स ले आना, फ्रूट्स में क्या लाऊं, आम केले आदि कुछ भी ले आना। तो इस प्रकार से ये दोनों साथ साथ बोले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये सारे के सारे शब्द है वो किस में जाएंगे, ये भी समाहार द्वंद्व में जाएंगे। एक दो उदाहरण और भी देखें यदि अपन, तो देखिए कि मैंने यूं कहा कि मार्कर डस्टर, चलिए इसको तो अपन छोड़ ही रहे हैं अंग्रेजी वालों को। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है कि चद्दर तकिया, ये शब्द है। तो चद्दर और तकिया दोनों ही बिछोने के अंग होते हैं, तो इसलिए आप इनको भी किस प्रकार से लिख देंगे, चद्दर तकिया आदि। सामान्यतः आप किसी को कहेंगे कि अरे बिछाने के लिए कुछ लेकर आओ, क्या लेकर आओ, चद्दर तकिया कुछ भी ले आओ। तो इस प्रकार से दोनों है वो बिछोने के अंग होने के कारण या समूह की स्थिति प्रकट करने के कारण यहाँ पर भी कौन सा समास माना जाएगा, समाहार द्वंद्व माना जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन इसके तीसरे भेद की तरफ। और तीसरा भेद, पहला अपनों ने कौन सा भेद पढ़ा, पहले अपनों ने इतरेतर द्वंद्व समास पढ़ा, उसके बाद अपनों ने समाहार द्वंद्व समास यहाँ पर पूरा कर लिया। और समाहार द्वंद्व में 3 नियम है, तीनों के तीनों समूह की स्थिति को प्रकट करते हैं, चाहे वो संख्याओं से संबंधित हो, चाहे वो एक सार्थक एक निरर्थक पद से संबंधित हो, या फिर दोनों सार्थक जो एक किसी समूह के अंग से संबंधित हो, सारे के सारे किस में जाएंगे, समाहार द्वंद्व में जाएंगे। अब इससे अच्छा तो आपको कैसे बताया जाए, शायद कुछ होगा भी नहीं, और शायद समास में अपन कुछ छोड़ भी नहीं रहे। मैं तो यूं कहती हूँ कि सामान्यतः ये एग्जाम डेट को देखते हुए अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने को क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। परंतु साथ साथ एक चीज ये भी रखा करो कि एक चीज जो अपन शुरू कर रहे हैं उससे संबंधित सारी की सारी महत्वपूर्ण चीजें क्लियर कर ले, तो एग्जामिनर देगा क्या, जाएगा कहाँ, देना तो उसी में से पड़ेगा। तो इस प्रकार से अब अपन बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ। नहीं, उससे पहले अपन अपने प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न अपना क्या था, महाराजा शब्द अपने सामने था, और महाराजा शब्द का आपको क्या करना था, आपको 2 चीजें बतानी थी, एक तो विग्रह भी बताना था, साथ साथ उसमें समास का भेद भी बताना था। तो इसका विग्रह कैसे किया जाएगा, इसका विग्रह किया जाएगा, महान है जो राजा, इस प्रकार से इसका विग्रह किया जाएगा, महान है जो राजा। अब ये किस में जा सकता है, ये कर्मधारय समास में जाता है, कर्मधारय समास का ये उदाहरण माना जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है महासागर, तो इसका विग्रह भी किस प्रकार से किया जाएगा, इसका विग्रह भी उसी प्रकार से किया जाएगा, महान है जो सागर, महान है जो सागर, इस प्रकार से इसका विग्रह किया जाएगा। और ये भी किस में जाएगा, कर्मधारय समास में जाएगा। अपनों ने महान है जो आत्मा, महात्मा पढ़ा था, या परम है जो आत्मा, हाँ परमात्मा का उदाहरण अपनों ने क्लास में देख लिया था, परमात्मा का, परम है जो आत्मा, तो महात्मा भी इसी का उदाहरण माना जाएगा। महान है जो आत्मा, परम है जो आत्मा, महान है जो राजा, महान है जो सागर, ये सारे के सारे कर्मधारय के उदाहरण जाएंगे, कर्मधारय के उदाहरणों में जाएंगे। और कर्मधारय की भी अपनों ने कितनी स्थिति देखी थी, याद कीजिए थोड़ा सा, ये नहीं हो कि पीछे की भूलते जाएं। कर्मधारय समास में अपनों ने 4 स्थितियां देखी थी। सबसे पहले जो स्थिति देखी थी विशेषण विशेष्य वाली, वो स्थिति इन चारों ही शब्दों में प्रकट हो रही है। महान है जो राजा, यानी राजा की विशेषता क्या है, महानता है। महान है जो सागर, तो सागर की विशेषता क्या है कि वो बड़ा विशाल है। और महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता, परम है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता। तो इस प्रकार से ये शब्द विशेषण विशेष्य की स्थिति प्रकट करने के कारण किस में जाएंगे, कर्मधारय में जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि वीडियो रोक कर नोट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ, उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक शब्द तो फिर से हो ही जाना चाहिए, एक प्रश्न तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्नों से क्लास बड़ी रुचिकर लग रही है, अच्छा लग रहा है ना आज। तो एक प्रश्न और, आपके सामने एक शब्द है ग्रंथ रत्न। ग्रंथ रत्न,
इसका भी आपको विग्रह करना है। विग्रह करते हुए आपको इसका भी समास का नाम बताना है। अब ज्यादा अच्छा रहेगा, अब ये कंपटीशन अच्छा है। विग्रह भी करना है और साथ साथ समास का नाम भी बताना है। ग्रंथ रत्न नोट कर लीजिए और उसके बाद आप इसके बारे में विचार कीजिए। इतने अपन पढ़ लेते हैं अगला नियम या अगला भेद। ठीक है, अगला भेद कौन सा है? द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद कौन से? सबसे पहला इतरेतर, फिर समाहार, और अब अपन तीसरा भेद देख रहे हैं। कौन सा? वैकल्पिक समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। ये भेद अपन आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। अब आगे अब देखिए, ये जो वैकल्पिक द्वंद्व समास है, इसमें यदि अपन बात करें तो नाम से स्पष्ट है। यानी यहां पर क्या नाम आया है? विकल्प। यानी जहां पर विकल्प के चयन की स्थिति हो तो वहां पर कौन सा समास माना जाएगा? वैकल्पिक द्वंद्व। समास पढ़ रहे हैं तो समास में एक सामासिक पद होगा। यानी सामासिक पद का मतलब समास के 2 शब्द होंगे, दोनों से मिलकर और एक सामासिक पद बना लिया जाएगा। ये जो सामासिक पद है जिसमें 2 शब्दों का मेल है या जो 2 पद मिले हुए हैं, उन दोनों में से आपको एक का चयन करना है। एक का चयन करने की स्थिति होगी तो उस समय आपको कौन सा समास मानना है? वैकल्पिक द्वंद्व समास मानना है। कैसे? अब मान लीजिए आपके सामने, जैसे मान लीजिए कि आप घर पे बैठे हैं, ठीक है, तो घर पे बैठे और आपके घर पे कोई मेहमान आ गए, ठीक है, तो मेहमान आ गए तो जो बाहर के कमरे में बैठे हुए थे, जो मेहमानों को हैंडल कर रहे थे, जो मेहमानों की आवभगत कर रहे थे, उनसे मिल रहे थे, उन्होंने आपसे आकर कहा कि मेहमान आए, आप पानी लेकर आओ। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि पानी लेकर आओ तो आपने पूछा कितने गिलास, तो उन्होंने भी गिनती नहीं की और मेहमानों की संख्या ज्यादा थी तो उन्होंने यूं कह दिया कि 15-20 गिलास ले आओ। अब मुझे आप बता दो कि आप एक ही समय में 15 और 20 दोनों गिलास ले जाएंगे क्या? अब आप इसमें से या तो 15 लेकर जाएंगे, या तो 15 या 16 या 17 या 18 या 19 और या 20। एक ही चीज ले जा सकते हैं, यानी एक संख्या ही जाएगी। तो उस प्रकार से ये जो 15-20 है, इन दोनों में से आपको 15 से लेकर 20 तक में से एक संख्या का चयन करना होगा। तो इसलिए एक संख्या यानी एक विकल्प का चयन करने की स्थिति होने के कारण यहाँ पर कौन सा समास माना जाएगा? वैकल्पिक द्वंद्व समास माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपन समास पढ़ रहे हैं वो कौन सा समास है? वैकल्पिक द्वंद्व। और चूंकि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विकल्प की स्थिति रहने के कारण वहां पर कौन सा समास माना जाता है? वैकल्पिक। अब अपन बात करते हैं विग्रह की। इन पदों का विग्रह कैसे किया जाएगा? देखिए, सामान्यतः यदि संख्याएं लगातार हो, अब संख्याएं 2 भी आ सकती है, मान लो कि 5, 6, इस प्रकार से भी तो आ सकती हैं। यानी आपको यूं कहा गया कि तू बाजार जा रहा है क्या, 5-6 पेन लेकर आना, परंतु आप या तो 5 लाएंगे या 6 लाएंगे। ठीक है, तो अब इस प्रकार से भी संख्या आ सकती है, यानी लगातार 5 के बाद ही तुरंत बाद 6 आती है, तो इस प्रकार से भी आ सकती है। और अंतराल वाली संख्याएं भी आ सकती है, जैसे 15-20 में 5 का अंतराल आ गया। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की संख्याएं आ सकती हैं, लगातार वाली भी आ सकती हैं और अंतराल वाली संख्याएं भी आ सकती है। यदि लगातार वाली संख्याएं आ रही है तब आपको उनका विग्रह कैसे करना है? आपको बीच में, यानी पहले तो पहला पद लिखेंगे और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? या लिख देंगे अथवा लिख देंगे और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? दूसरा पद लिख देंगे। इस प्रकार से आपको विग्रह करना है। ठीक है, और यदि अंतराल वाली संख्याएं आ रही है तो उसमें आप यूं तो नहीं कह सकते कि 15 या 20,
बीच में से कितने भी हो सकते हैं। तब आप क्या करेंगे, पहला पद लिखेंगे, पहला पद, और पहले पद के बाद क्या लिखेंगे, से लेकर लिखेंगे, और उसके बाद दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा पद, और दूसरे पद के तुरंत बाद क्या लिख देंगे, तक। इस प्रकार से इनका विग्रह किया जाएगा। लगातार संख्या आ रही है तो यहाँ अथवा बीच में जोड़कर और विग्रह कर दीजिए, अंतराल वाली आ रही है तो से लेकर तक विग्रह कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको विग्रह करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इससे संबंधित भी रुचिकर उदाहरण अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, वैकल्पिक द्वंद्व समास जिनमें विकल्प के चयन की स्थिति हो, तो वहां पर कौन सा समास माना जाता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इन दोनों से संबंधित, इन दोनों ही चीजों से संबंधित यानी लगातार और अंतराल वाली से संबंधित कुछ उदाहरण। हाँ, परिभाषा भी बता देती हूँ, नहीं तो कोई बच्चा यूं भी बोलेगा कि परिभाषा लिखा करो। तो परिभाषा में यदि अपन देखें तो सामान्यतः इस प्रकार से इसको परिभाषित किया जाता है कि यदि किसी सामासिक पद में दोनों पदों में से किसी एक पद का चयन करने की स्थिति रहती है तो वहां पर वैकल्पिक द्वंद्व समास माना जाता है। ठीक है, जैसे आपके सामने संख्या है 5 7 लगातार नहीं है क्योंकि 5 के बीच 6 भी आता है। तो आप क्या करेंगे, 5 से लेकर 7 तक, आप 5 से लेकर 7 तक आप कोई भी संख्या का चयन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कह दिया मान लीजिए कि कल आपको 5-7 घंटे पढ़ने बैठना है। ठीक है, तो आप या तो 5 घंटे बैठेंगे या 6 घंटे बैठेंगे या 7 घंटे बैठेंगे। अब 5, 6, 7 में से कोई भी एक संख्या का चयन आपको करना होगा, यानी कोई एक संख्या आपकी पढ़ाई से संबंधित हो जाएगी। तो इसलिए आपको 5 से लेकर 7 तक में से एक का चयन करने की स्थिति रहने के कारण यहाँ पर कौन सा मान लिया जाएगा, वैकल्पिक मान लिया जाएगा। उसके बाद यदि अपन एक और उदाहरण देखें तो एक संख्या आपके सामने है 3 4। ठीक है, अब 3 और 4 लगातार है, या तो 3 होगी या 4 होगी। अब मैंने यूं कह दिया कि मुझे 3-4 पेंसिल दो ना, तो आप कहेंगे 3 देनी है या 4 देनी है, तो लगातार संख्या है तो इसलिए आपको क्या करना है, 3 या 4 कर दो, अथवा इस प्रकार से आपका सही जाएगा 3 अथवा 4, दोनों ही विकल्प आपके सही माने जाएंगे। क्लियर, तो 3, 4 में इस प्रकार से विग्रह कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने ये संख्या है 5 10, तो अब 5 और 10 में 5 का अंतराल रह जाता है, तो 5 से लेकर 10 तक के बीच की कोई भी संख्या का चयन आप कर सकते हैं। 5 से लेकर 10 तक की किसी भी संख्या का चयन आपके द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद अगली संख्या देखें तो 10 11, तो 10 11 में भी अब या तो 10 होगी या 11 होगी, तो 10 या 11 में इस प्रकार से विग्रह कर लिया जाएगा। 10 के बाद या अथवा दोनों में से एक लिखना है और उसके बाद आपको करना है 11। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसमें सारी की सारी संख्याओं वाले ही शब्द आएंगे या और कुछ भी आ सकते हैं, ऐसी चीजें जिनमें से अपने को एक विकल्प का चयन करने की स्थिति रहे। देखते हैं आगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे, और चीजें भी देख लेंगे। तो इससे संबंधित मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इससे संबंधित सामान्यतः अपने को खाली ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अपने को यही देखना है कि संख्या ही आएगी, और भी चीजें आ सकती हैं। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द आ गया, आपने यूं कहा कि सूरासुर। अब यहां पर 2 शब्दों का मेल है, सुर व असुर।
ये है। तो एक जगह या तो देवता रहेंगे या राक्षस रहेंगे। सुर का मतलब देवता होता है और असुर का मतलब राक्षस होता है। दोनों जगह एक, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आराधना कर रहा है, ठीक है, अभी वो आप कह देंगे कि राक्षसों की कौन आराधना करता है, रावण की भी पूजा होती है भाई, ऐसी बात नहीं है। रावण भी पंडित था, महान विद्वान था, परंतु राक्षस जाति में था। तो इस प्रकार से अब एक जगह या तो सुर रहेंगे या असुर रहेंगे, तो इसलिए यहां पर भी अपने को विकल्प का चयन की स्थिति रहेगी। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सुर या असुर, इस प्रकार से आप विग्रह करेंगे, सुर या असुर, या अपन इसके बीच में अथवा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सुर या असुर हो गया। उसी प्रकार से एक स्थिति भी और एक शब्द ये भी हो जाता है लाभालाभ। अब लाभालाभ भी दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से, लाभ और अलाभ। अब लाभ का मतलब तो होता है फायदा और अलाभ का मतलब होता है नुकसान, यानी ये हानि होता है। तो एक ही समय में आपको लाभ और हानि दोनों हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। या तो आपको लाभ होगा या आपको हानि होगी, या आपको फायदा होगा या आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस समय में आप क्या करेंगे, आप लाभ या अलाभ, इस प्रकार से इन दोनों शब्दों को लिख देंगे और इस प्रकार का शब्द भी इसमें आ सकता है। एक रुचि का शब्द और देख लेते हैं, दुखा दुख। ये दुखा दुख शब्द है। अब ये भी दो शब्दों से बना है, दुख और अदुख। अब अदुख किसे कहते हैं, जब सुख हो, सुख की स्थिति हो, दुख नहीं हो। अ का मतलब तो नहीं होता है, तो जहां पर दुख नहीं हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, अदुख हो जाएगा। तो यहां पर भी अपन क्या करेंगे, दुख या अथवा अदुख। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि लाभालाभ आ सकता है तो लाभ हानि आ सकता है क्या, बिल्कुल लाभ हानि भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों में, इन सभी शब्दों में एक का चयन करने की स्थिति आ रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास आ जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व है। अब आपके लिए घर के लिए एक प्रश्न है, इससे संबंधित ढूंढकर दो शब्द आपको स्वयं और लिखने हैं। काफी सारे शब्द मैंने बताए हैं, परंतु फिर भी आपको और शब्द भी लिखने हैं, आप अपनी तरफ से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसी के साथ हमारा द्वंद्व समास, जो अपनों ने बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से पढ़ा है, वो क्लियर होता है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और उसके बाद अपन अगले समास की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जो आप नोट लगाकर लिखेंगे। नोट लगाकर लिखेंगे क्या, कि सामान्यतः कुछ किताबें व कुछ शिक्षक है वो एक शेष द्वंद्व को भी द्वंद्व समास के भेद के रूप में पढ़ाते हैं। एक शेष द्वंद्व को द्वंद्व समास के भेद के रूप में ही पढ़ाते हैं, जबकि ये कोई भी भेद नहीं होता। ये क्या होता है, यदि किसी द्वंद्व समास के दोनों पदों को मिलाकर एक बना दिया जाए तो वहां पर एक शेष द्वंद्व मान लिया जाता है। तो वहां पर एक शेष द्वंद्व मान लिया जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक शेष। अब सामान्यतः अपन समास पढ़ रहे हैं तो समास में दो पदों का मेल तो है ही है, ये चीज तो अपन जानते ही हैं, परंतु उन दोनों पदों में से एक ही शेष रहे, अर्थात दोनों पदों को मिलाकर यदि एक बना दिया जाए तो वहां पर कौन सा समास माना जाएगा, एक शेष द्वंद्व माना जाएगा। एक बार एक उदाहरण पूछा गया था, अपन देख लेते हैं कि छात्रों
छात्रों शब्द में कौन सा समास है। अब मैंने यूं कहा कि सभी छात्रों को बुलाया गया है। अब सभी छात्रों में, अब कक्षा में जो भी लड़कियां थी, यानी जो छात्र थे और जो छात्राएं थी, सभी वहां पर आ जाएंगे। तो ये जो छात्रों शब्द है, ये छात्र और छात्राएं दोनों से मिलकर एक बना है, इसलिए इस शब्द में कौन सा समास मान लिया जाता है। सामान्यतः ये द्वंद्व समास का ही उदाहरण माना जाएगा यदि एक शेष विकल्प में नहीं है तो, और यदि एक शेष विकल्प में है तो आप इसको एक शेष द्वंद्व का उदाहरण मानेंगे। और ये शब्द एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके कोई ज्यादा शब्द नहीं है। वैसे अपनों ने द्वंद्व में पढ़ा, जहां जहां आपको लगे कि एक शब्द शेष बचा है वहां पर आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार से यदि मैं एक उदाहरण और दूं आपको, तो बच्चे शब्द है, तो मैंने कहा कि सभी बच्चे इधर आ जाएं, तो बच्चे का मतलब यहाँ पर यूं कोई भी बच्चा भी हो सकता है और इसके साथ साथ बच्ची भी हो सकती है, और इनका विग्रह भी इसी प्रकार से किया जाएगा, दोनों के बीच में और शब्द जोड़ दिया जाएगा। तो छात्रों में भी छात्र व छात्राएं सभी शामिल होगी, दोनों को मिलाकर एक बना लिया गया, एक शेष द्वंद्व है। बच्चा और बच्ची दोनों को मिलाकर एक शब्द बना लिया गया, बच्चे बना लिया गया। तो यहाँ पर भी कौन सा समास माना जाएगा, एक शेष द्वंद्व समास है माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये सभी के सब, ये दोनों के दोनों उदाहरण किस में जाएंगे, एक शेष द्वंद्व में जाएंगे। फिर से बता देती हूं, एक शेष द्वंद्व समास का कोई अलग से भेद नहीं है। यदि किसी भी शब्द द्वारा दो को मिलाकर एक में बदल दिया जाए या एक में लिख दिया जाए तो वहां पर एक शेष द्वंद्व मान लिया जाएगा। छात्रों और बच्चे इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अपनी आज की क्लास में अंतिम भेद की तरफ और समास के भी अंतिम भेद की तरफ। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप विशेषतः ध्यान में रख लीजिएगा। मैंने आपको समास की क्लास शुरू हुई थी, उस समय एक बताया था कि सामान्यतः आजकल कर्मधारय में से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कर्मधारय को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरी, आप जो शब्द है चाय वाय आदि, उसमें से द्वंद्व समास में से उसमें से ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्यतः अपन इस प्रकार के शब्दों को जिसने डीपली नहीं पढ़ा उसको यूं ही नहीं लगता कि इस प्रकार के, हालांकि अपने को बहुत आसान लगेगी, जिसने पढ़ लिया उसको तो यूं लगेगा कि ये कोई विशेष बात ही नहीं है, परंतु जिसके सामने नहीं आई उसके लिए ये मुश्किल बन जाती है। उसी प्रकार से एक शेष द्वंद्व को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और आगे अपन किस भेद की तरफ, अंतिम भेद। अंतिम भेद कौन सा, समास के 4 भेद थे और 4 भेदों में अगला कौन सा आ जाएगा, बहुव्रीहि समास से पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास को अपन अब देखने वाले हैं। बहुव्रीहि समास को देखें उससे पहले अपन अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं ना। तो प्रश्न कौन सा है, प्रश्न अपना था ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रत्न है ना। इसका अपने को विग्रह भी करना था और समास का नाम भी बताना था। तो ग्रंथ रत्न का विग्रह होता है ग्रंथ रूपी रत्न। ये उसी प्रकार का शब्द है जो मैं आपको पुत्र रत्न बता चुकी हूं। पुत्र रत्न यानी पुत्र रूपी रत्न या रत्न रूपी पुत्र, तो उसके जैसा ही है। और वो अपनों ने किस में पढ़ा था, वो अपनों ने कर्मधारय में पढ़ा था। कर्मधारय को भी अपनों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। और कर्मधारय जो समास है उसमें 4 स्थितियां थी, एक उपमा की भी थी और रूपक की भी थी। तो रूपक अलंकार वाली जो स्थिति है उसमें ये शब्द चला जाएगा और इस प्रकार से इसका विग्रह ये मान लिया जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार से ये शब्द है और इसको भी नोट कीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। आगे अपन पढ़ेंगे कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को पढ़ने से पहले एक शब्द और देख लीजिए ना, एक प्रश्न और क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न आपके सामने क्या है, यश प्राप्त। अब यश प्राप्त का भी आपको विग्रह भी करना है और इसके साथ साथ आपको समास का नाम भी बताना है, ये भी आपको करना है। और उसके बाद अपन आगे अगले वाले भेद की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 2 शब्द लिख देती हूँ, अंतिम है तो एक शब्द और देख लीजिए। आपके सामने एक शब्द है अंधकूप। अंधकूप हो गया था क्या, अंधकूप नहीं हुआ, तो आप अंधकूप देख लीजिए। अंधकूप,
ये शब्द भी आप देख लीजिए, ठीक है। अंधकूप का आपको विग्रह करना है। चलिए, आप अगर समास का नाम नहीं बता पाते हैं तो कम से कम विग्रह तो दोनों का कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ठीक है। उसके बाद अपने इतने पढ़ लेते हैं बहुब्रीहि समास, इतने आप विचार कीजिए इसके संबंध में, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास, चौथा भेद बहुब्रीहि समास। देखिए क्या होता है बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास में अपन मान सकते हैं सबसे पहली बात तो इसमें जो पद आते हैं, यानी जो सामासिक पद आए हुए हैं, वो दोनों ही प्रधान न होकर कोई अन्य प्रधान हो जाता है, और अन्य की प्रधानता जहां पर हो वहां पर कौन सा समास माना जाता है, बहुब्रीहि समास माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पहले भी देख चुके हैं कि अन्य पद की प्रधानता जहां पर होगी वहां पर कौन सा समास माना जाएगा, बहुब्रीहि समास माना जाएगा। इनका विग्रह कैसे करते हैं, सामान्यतः इनका विग्रह जो दो पद आते हैं उनको पहले लिख देते हैं और उसके बाद अंत में अपन इनके साथ जिसके और जिसको लगा देते हैं। सामान्यतः ये पहचान मानी जा सकती है, परंतु वैसे इसकी कोई सर्वमान्य पहचान है नहीं। अपन सामान्यतः उनका जो दो पद आए उनको अलग अलग कर लेंगे, उसके बाद जिसका जिसकी जिसके के साथ है, और उसके बाद वह भी अपन लगा देते हैं। परंतु महत्वपूर्ण जो होते हैं वो जिसका जिसकी जिसके या जो शब्द ही होता है। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है शूलपाणी। शूलपाणी आपके समक्ष एक शब्द है। अब शूल क्या होता है, सामान्यतः त्रिशूल को ही शूल बोला जाता है, ठीक है। और पाणी का मतलब होता है हाथ। अब शादी विवाह के कार्ड से इस शब्द का अर्थ भी आप समझ सकते हो। मैंने बताया था ना कि शादी विवाह के कार्ड हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। हाँ, शादी विवाह के कार्ड से संबंधित से याद आया कि मैंने आपको जो दो शब्द दिए थे, कौन कौन से दिए थे, एक तो ची और सो का, कि ची का जो शब्द है वो क्या बनेगा और सो का क्या बनेगा। तो ची का तो लगभग विद्यार्थियों ने सही लिखा है, चिरंजीव लिखा है, परंतु जो सो का है उसका किसी ने तो सौभाग्यवती लिख रखा है। तो देखिए सौभाग्य कामिनी है, सौभाग्यवती तो विवाह के बाद बनती है, तो इसलिए सो का मतलब होगा सौभाग्य और का होगा कामिनी। सौभाग्य की कामना करने वाली या सुहाग की कामना करने वाली ही क्या कहलाती है, सो का बोली जाती है। अब अपन देखते हैं शूलपाणी। अब शूलपाणी का मतलब मैंने कहा कि ये भी आप शादी विवाह के कार्ड से समझ सकते हैं। सामान्यतः शादी विवाह के कार्ड में ये लिखा आता है पाणी ग्रहण संस्कार। तो बारात आकर पानी पीती है उसी को ही पानी ग्रहण करते हैं? जी नहीं, पाणी का मतलब होता है हाथ। तो यहाँ पर यदि अपन इसका सम्मिलित अर्थ देखें तो जिसके हाथ में त्रिशूल रहता है उसी को ही अपन क्या कहते हैं, शूलपाणी कहते हैं। तो इसका विग्रह किस प्रकार से होगा, इसका विग्रह इसी प्रकार से होगा, शूल है पाणी में। अब अपन ने लगा दो, किसी को भी लगाना है। अब भगवान शिव के लिए अपन आदर सूचक शब्द ही लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, जिसके वह। शूल है पाणी में जिसके वह। अब शूल पाणी में कौन रखता है, भगवान शिव। तो यहां पर सबसे पहले तो अपन उसकी विशेषता को क्लियर कर लेते हैं कि बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, यानी न शूल है न पाणी है। नहीं तो शूल प्रधान है, नहीं पाणी प्रधान कौन है, भगवान शिव है। और तीसरा अर्थ भी कौन सा निकलेगा, भगवान शिव के संदर्भ में ही निकलेगा। तो इसलिए शूल है पाणी में जिसके वह भगवान शिव के रूप में जाएगा, और इसलिए ये तीसरा अर्थ कौन सा हो जाएगा, भगवान शिव के रूप में इसका अर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द और अपन देखें तो चक्रपाणी। अब जो चक्रपाणी है तो सामान्यतः पाणी का तो देख ही लिया, चक्र। तो यहां पर भी विग्रह कुछ इसी प्रकार से हो जाएगा, चक्र है पाणी में जिसके वह। अब चक्रपाणी कौन होते हैं, चक्र कौन रखता है, भगवान विष्णु रखते हैं। तो विष्णु भगवान के अर्थ में यानी अन्य अर्थ में जाने के कारण यहाँ पर कौन सा समास माना जाएगा, बहुब्रीहि समास माना जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द जो एग्जाम में पूछा गया था, सुहासिनी।
अब सुहासिनी किसे कहते हैं? देखिए, सु है, सु का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। हंसी जिसकी वह, सुंदर है जिसकी हंसी वह। अब सामान्यतः अगर शब्द के अर्थ में देखा जाए तो सु है हंसी जिसकी वह, यानी सुहासिनी। तो सामान्यतः यदि किसी भी लड़की की, किसी भी महिला की हंसी सुंदर है तो आप उसे सुहासिनी बोल देंगे क्या? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो सुहासिनी, सुमधुर वासिनी, तो ये शब्द अपन सुहासिनी जो है वो माँ भारती के लिए, सरस्वती के लिए अपने प्रयोग में लाते हैं। तो इसलिए ये शब्द भी माँ सरस्वती के अर्थ में रूढ़ हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर सुहासिनी शब्द भी किस में जाएगा? अन्य अर्थ माँ सरस्वती के रूप में जाने के कारण यहाँ पर कौन सा समास माना जाएगा? बहुब्रीहि समास से माना जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक दो चार उदाहरण इसके और देखते हैं। और हाँ, तो उसके बाद आपके सामने एक शब्द है जो महत्वपूर्ण शब्द है, वो मैं आपको बता रही हूं। महत्वपूर्ण शब्द और कौन सा हो सकता है? एक शब्द है आपके सामने सहृदय, ठीक है, सहृदय। अब सहृदय शब्द है, सामान्यतः औरों में के संदर्भ में तो अपन फिर भी जान लेते हैं, और ये शब्द मैंने बीच में आपको समास बताते समय बताया भी था, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं फिर से बता रही हूं। सहृदय, अब सामान्यतः अपन सह का अर्थ साथ में से लेते हैं, तो हृदय है जिसके साथ में वह, तो कौन सा ऐसा है जो बिना हृदय के जीता है? हृदय तो सबके पास होता है, तो इसलिए यहां पर सह का मतलब हो जाएगा अच्छा। तो स है हृदय जिसका वह, जिसका वह, वो क्या कहलाएगा? सामान्यतः सज्जन व्यक्ति के लिए सहृदय काम में लिया जाता है कि वो सहृदय व्यक्ति है, वो जरूर सहायता करेगा। तो उसी प्रकार से, और मान लीजिए एक शब्द आपके सामने ये भी है, लंबोदर। अब लंबोदर हाँ का जो अगर अपन देखें, विग्रह देखें, तो ये भी दो शब्दों से बना है, लंबा और उदर। अब लंबा तो होता ही है और उदर का मतलब होता है पेट। तो यहां पर जो विग्रह किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा? लंबा है उदर यानी पेट, जिसका वह। अब लंबोदर किसे कहते हैं? लंबा पेट किसका है? भगवान गणेश का। तो गणेश जी को ही अपन क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं। तो इसलिए उसी प्रकार से मान लीजिए एक अलग सा शब्द अपन और देख लेते हैं, षटमुख, या इसको अपन षणमुख कर देते हैं। षणमुख शब्द है, ठीक है, संधि के तहत ये वैसे षट और मुख का मेल षणमुख बन जाता है। तो षट किसे कहते हैं? अपन छह को कहते हैं, ठीक है। तो जिसके 6 मुख हो उसे अपन क्या कहते हैं? षणमुख कह देते हैं। तो इसका भी विग्रह किस प्रकार से होगा? जैसे ही अपन अलग करेंगे तो ये क्षण नहीं रहेगा, षट हो जाएगा। षट का मतलब 6, ठीक है। तो 6 है या षट है जिसके, षट है मुख जिसके वह, सॉरी, षट है मुख जिसके वह कौन कहलाता है? षटमुख कहलाता है। अब 6 मुख किसके हैं? अपन जानते हैं कि भगवान शिव के बड़े बेटे कौन? कार्तिकेय। अब कार्तिकेय को क्या बोला जाता है? षणमुख बोला जाता है। अब इससे जुड़ा हुआ एक शब्द और जो आया हुआ था वो मैं आपको बता देती हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद एक दो उदाहरण अपन जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो और देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहां पर षटमुख जो अपनों ने या षणमुख जो शब्द देखा है उसी से मिलता जुलता शब्द एक बार पूछा गया था। कौन सा पूछा गया था? ये संधि में भी पूछ लिया जाता है सामान्यतः। शाण मातुर ये शब्द है। तो शाण ये तो षट से ही है, मतलब 6 के अर्थ में ही जाएगा। मातुर का मतलब होता है माताएं। तो इसलिए षट, यहां पर षट यानी 6 है माताएं जिसके वह क्या कहलाएगा? शाण मातुर कहलाएगा। और शाण मातुर भी किसी को कहा जाता है, कार्तिकेय को कहा जाता है। कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
अब एक शब्द आपके सामने है गजानन, ठीक है, गजानन। अब गजानन का विग्रह कैसे होगा? गज के समान, गज के समान आनन, आनन, आनन का शब्द, गज का मतलब होता है हाथी और आनन का मतलब होता है मुख। तो गज के समान आनन है जिसका, जिसका वह कौन कहलाएगा? गजानन। और गजानन किसको कहते हैं? भगवान गणेश को कहते हैं। अब इस शब्द को अपने को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। अब ये शब्द है, सामान्यतः सीधा पूछा जाए, मैं जब से समास पढ़ाती आ रही हूं, मैंने हर क्लास में आपको एक बात कही थी कि लगभग कुछ शब्दों में एक से अधिक समास माने जाते हैं, और यदि कहीं पर एक से अधिक समास माने जाए और उनमें से भी यदि बहुब्रीहि हो, तो वहां पर पहला विकल्प कौन सा सही होना चाहिए? आपका बहुब्रीहि ही सही होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके समक्ष एक प्रश्न है, प्रश्न कौन सा है कि गजानन शब्द में समास बताइए। अब गजानन शब्द में समास में आपके सामने विकल्प कर्मधारय भी है और इसके साथ साथ बहुब्रीहि भी है, बहुब्रीहि भी है, उसके साथ साथ तत्पुरुष भी है और इसके साथ साथ आपके पास अव्ययी भाव भी है। ये है। अब बिना सोचे समझे आपको कौन सा कर देना है? बहुब्रीहि कर देना है, ठीक है। अब बहुब्रीहि आपने कर दिया, मान लीजिए कि इस शब्द के लिए है वो बहुब्रीहि विकल्प ही नहीं है और दूसरा विकल्प आपको दे दिया जाए द्वंद्व, द्वंद्व, तो आप क्या करेंगे इसका? तब ये जाएगा कर्मधारय में। सामान्यतः अपने को शब्द को देखते हुए उसके संबंध में देखना है। देखिए कर्मधारय क्यों जाएगा? क्योंकि कर्मधारय में यहां पर गज के समान है जो आनन, इस प्रकार से इसका विग्रह हो जाएगा। गज के समान, समान है जो आनन, यानी यहां पर विशेषण विशेष्य की स्थिति हो गई। गज के समान क्या है? मुख है, तो इसलिए विशेषण विशेष्य की स्थिति होने के कारण कर्मधारय हो जाएगा। और इसी शब्द को वाक्य प्रयोग द्वारा भी बदला जा सकता है। इसीलिए मैं प्रत्येक क्लास में कहती आ रही हूं, रट्टे नहीं लगाना, ठीक है। गजानन का अपनों ने पहले तो देख लिया बहुब्रीहि, अब देख लिया कर्मधारय, अब इसका वाक्य प्रयोग यूं कर दिया जाए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं वाक्य प्रयोग के आधार पर भी इसके अर्थ किस प्रकार से बदल सकते हैं, समासिक भेद किस प्रकार से बदलते हैं वो बताऊंगी, ठीक है। हाँ, उसके बाद अपन देखते हैं कि मान लीजिए कि इस प्रकार से एक प्रसंग था, पौराणिक कथा मानी जाती है कि किसी कारणवश भगवान गणेश का सिर काट दिया था, ठीक है। तो माँ पार्वती बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। तो पार्वती के प्रकोप से बचने के लिए, गुस्से से बचने के लिए देवताओं ने कहीं से हाथी का सिर लिया और लाके भगवान गणेश को लगा दिया। अब उसी प्रसंग से संबंधित इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए कि माँ पार्वती के कोप से बचने के लिए जो बालक गणेश है उसको गजानन लगाया, ठीक है। पूरा प्रश्न इस प्रकार से होगा कि माँ पार्वती के प्रकोप से बचने के लिए बालक गणेश को गजानन लगाया। अब यहां पर रेखांकित कर दिया गया इसको, ठीक है। अब आप बताइए कि इसमें जो सही समास है वो कौन सा माना जाएगा। आपके सामने वो सारे के सारे विकल्प है, कर्मधारय भी है, बहुब्रीहि भी है, तत्पुरुष भी है और इसके साथ साथ अव्ययी भाव भी है। सारे के सारे उदाहरण आपके सामने, सारे के सारे विकल्प आपके सामने है। बताइए कौन सा करोगे। 1 मिनट में आप कमेंट लिखिए कि कौन सा करेंगे। हाँ, सही उत्तर माना जाएगा तत्पुरुष। एक शब्द 3 समास। गज के समान आनन है जिसका वह बहुब्रीहि समास, गज के समान है जो आनन कर्मधारय समास,
और बालक गणेश को गजानन लगाया, यानी गज का आनन लगाया, हाथी का मुख लगाया, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। और कारक चिन्ह का लोप होने के कारण यहाँ पर कौन सा समास माना जाएगा? तत्पुरुष माना जाएगा। और तत्पुरुष समास में भी उपभेद की यदि बात करें तो लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, और लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष में भी यदि बात करें अंदर की तो संबंध तत्पुरुष इसमें मान लिया जाएगा। इस प्रकार से आपको समास में मैं ये बताऊंगी, स्पेशली बताना चाहूंगी कि कहीं भी आपको जल्दीबाजी नहीं करनी। सभी प्रश्नों को 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ते हुए उनमें आपको जो लगे अर्थ के आधार पर, पहली क्लास में बताया था कि शब्दों के अर्थ आपको पता होने चाहिए, तो अर्थ के आधार पर आप करेंगे। गजानन अन्य समासों में तभी जाएगा जब या तो ये विकल्प में नहीं है या वाक्य प्रयोग के द्वारा इनका अर्थ बदल रहा है। ठीक है। अब यदि इस प्रकार का कोई वाक्य नहीं है और सीधा का सीधा पूछ लिया जाए बहुब्री, बहुब्री विकल्प में नहीं है, तब अपन कर्मधारय के पास गए, और कर्मधारय और बहुब्री दोनों है, फिर भी अपन तत्पुरुष के पास क्यों गए? वाक्य प्रयोग के कारण गए। तो तीनों चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर आपके जो समास है, बहुब्री से समास से संबंधित अपनों ने महत्वपूर्ण उदाहरण देखे हैं। और यदि आप इन टॉपिक्स को भी और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, इससे संबंधित भी आप और अधिक उदाहरण जानना चाहते हैं, तो जुड़िए ना 8 बजे वाली क्लास में। अब अंत में वो प्रश्न तो देख लेते हैं जो आपको दिए गए थे। तो प्रश्न जो दिए गए थे उसमें आपको कौन कौन सा दिया गया था? एक तो अंधकूप दिया गया था। ठीक है, अंधकूप। तो अंधकूप उसी प्रकार से विग्रह हो जाएगा जिस प्रकार से अभी अपन कर्मधारय का करते आए हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अंधा है जो कूप, तो वो क्या कहलाएगा? अंधकूप कहलाएगा। और ये किस में चला जाएगा? मैंने समास का नाम लिखने के लिए भी आपको बोला था, तो कर्मधारय समास में ये चला जाएगा। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न आपको दिया था वो कौन सा दिया था? कौन सा शब्द था? यश प्राप्त। यश प्राप्त आपको शब्द दिया था, और यश प्राप्त में मैंने आपको बताया था कि प्राप्त आपन आदि जो शब्द है वो आ जाए तो बीच में को विभक्ति का लोप होता है। तो यश को प्राप्त कर देंगे, और यश को प्राप्त कर देंगे तो सबसे पहले तो अपन तत्पुरुष मानेंगे, और तत्पुरुष में भी पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? को विभक्ति किसकी होती है? कर्म कारक की होती है, तो कर्म तत्पुरुष समास इसमें मान लिया जाएगा। और यहाँ पर इसी के साथ आपके समासों के भेद सभी के सभी कंप्लीट होते हैं। समास का टॉपिक कंप्लीट होता है। कुछ अगर और भी इससे संबंधित जानना चाहते हैं, कोई और शब्द यूं हो कि आप जानना चाहते हैं, आपको आ नहीं रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर वो भी आप जान सकते हैं। परंतु कल आना न भूलिए। कौन सी क्लास में? अगर बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट वाले हैं, तो कल साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों की जो क्लास आ रही है उनमें भी आना न भूले। शिक्षण विधियां और साइकोलॉजी भी अपन इसी तरीके से बहुत ही रुचिकर और अच्छे से समझकर पढ़ने वाले हैं। और कल के मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।